चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं और भारतीय बाज़ारों के लिए एक आज थोड़ा सा टफ डे। अब वॉलेटिलिटी है। सुबह लग रहा था कि शायद मार्केट चाइना फैक्टर को इग्नोर करने को तैयार था, लेकिन जो भी है, अब सिर्फ चाइना फैक्टर है या कुछ और है, मार्केट अब डे लो पर आया। हालांकि डे लो पर हम हैं, लेकिन फिर भी एक रेंज में है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक रेंज है और बाय ऑन डेप सेल ऑन रैली दोनों काम कर रहा है। खासतौर से बैंक निफ्टी में हालांकि आज ज़्यादा बड़ी ट्रेड जो है वो सेल साइड पर प्ले हुई है। अब बैंक निफ्टी भी करीब करीब डे लो के काफ़ी करीब। और F&O में जो नए शेयर्स हैं उनमें सेलेक्टिवली आज भी अच्छा खासा अट्रैक्शन है, तो वो कंटिन्यू कर रहा है ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए डाउन बट नॉट आउट, थोड़ा सा टफ डे, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट कोलैप्स कर रहा है, बस एक रेंज के अंदर ही शायद थोड़ा सा मार्केट क्रंच करता हुआ। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। तो बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड बनता हुआ 600 के नीचे हल्के से फिसले जरूर हैं। हम कल भी बात कर रहे थे और आज सुबह में भी बात कर रहे थे, कहीं तो रिटर्न नहीं है कि आपको हर रोज ट्रेड करना है, लेकिन जो ट्रेडर आज सुबह में उतरे हैं उनके लिए सलाह क्या होगी? क्या अभी भी वो 600 एंड बियॉन्ड जो नियरली 700 की तरफ हम बढ़ने की कोशिश सुबह में कर रहे थे वो अटेम्प्ट किया जा सकता है या फिर वो फेल हो गया ट्रेड? नहीं, देखिए हर्षिता, जो सुबह भी जोन थे वही अभी भी मेंशन कर रहा हूँ मैं। निफ्टी पर 24,450 से 24,500 का हमने एक पहला सपोर्ट जोन लिया था। अभी भी आज का लो उसके ऊपर है, 24,510 का लो है, लेकिन है तो हम डे लो पर। बड़ा सपोर्ट उसके बाद 24,250 से 24,300 का है। मार्केट ने आज फिर क्या किया? आज हमारी बात हुई थी कि 24,700 के जितना करीब बेचें आप और 24,500 के जितना करीब बेचें खरीदें, वो ट्रेड चलेगी। 24,700 के करीब बेचने की ट्रेड ने काम किया है। अब टेस्ट होगा मार्केट का कि 24,500 के करीब खरीदने की ट्रेड वर्क करेगी या नहीं करेगी। देखिए, अगर तो ये ट्रेड सही है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं 24,450 के एक स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये ट्रेड चल गई तो आपको 100-125 पॉइंट दे देगी, नहीं चलिए तो स्टॉप लॉस लग जाएगा आपका। बिग डील। फर्स्ट रेजिस्टेंस वही आज का हाई 24,650 से 24,700 और फिर बड़ा रेजिस्टेंस 24,800। अभी भी ये मार्केट रेंज बाउंड है। बस ये है कि थोड़ा आपके इमोशंस के साथ प्ले कर रही है। कई बार फीलिंग आती है कि अब शॉर्ट कर दें, मार्केट घूम जाता है वहाँ से ऊपरी लेवल पर। जब आपको लगता है कि पोजीशन ऐड करें, मार्केट वापस हल्का हो जाता है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर रहा है आज। अभी भी देखिए फ्लैट है एकदम इंडेक्स, तो यहाँ पर भी वो रेंज है। पहला सपोर्ट 53,100 से 53,300 का, उसके बाद 52,700 से 52,800 जो सुबह हमने मेंशन किया था एज फर्स्ट सपोर्ट। अब वो वहाँ बड़ा सपोर्ट हो गया 10 डेमा पर। अभी भी मेरा यही मानना है कि 53,000 तक की हर गिरावट को बैंक निफ्टी में खरीदें 52,700 के स्टॉप के साथ, और ऊपर में 53,500 से 53,600 पर रेजिस्टेंस है और फिर 53,700 से 53,800 पर रेजिस्टेंस है। बेसिकली रेंज में ट्रेड इस समय मार्केट में काम कर रहा है। अगेन जस्ट टू रिपीट, डॉक्टर ने नहीं कहा कि रोज आप इंडेक्स ट्रेड करें, आज उस तरीके का दिन है बेसिकली। जी हाँ, तो थोड़ा सा साइडवेज मार्केट होता हुआ दैट्स ओके। अनुज, जो डेटा पॉइंट्स हमने म्यूचुअल फंड के देखे हैं वो एम्फी वाला डेटा, जाहिर तौर पर मार्केट में जब वो स्लाइड देखने को मिला था उसका एक हिट आया है, लेकिन अभी भी 25,000 करोड़ के ऊपर, 25,000 करोड़ के ऊपर की SIP दैट्स परसिस्टिंग विच इज गुड। ये जो दिग्गजों में पैसा नहीं आया लेकिन छोटे मझौले काउंटर्स में आया है, नॉर्मली गिरते बाजार में उल्टा होता है। बिल्कुल, देखिए कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। इस बार भी देखिए हमारी एक जो बेसिक थॉट प्रोसेस क्या थी कि पहले निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा, फिर बाकी फॉलो करेंगे। यहाँ उल्टा हो गया, स्मॉल कैप ने ऑलमोस्ट सबसे पहले ऑल टाइम हाई लगा दिया। और जो डेटा भी आए हैं ना, उसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे हर्षिता, अब कहने को हम ये कह सकते हैं कि नवंबर में जो नेट इक्विटी इन्फ्लो है वो घटा है, 41,860 करोड़ से घटकर 35,900 करोड़ पर आया है। लेकिन ये कितना घटा है? सिर्फ 6,000 करोड़। बहुत मार्जिनल है, बहुत मार्जिनल है। और इसमें भी ज़्यादा इसलिए घटा है क्योंकि वो जो थीमेटिक फंड्स थे, काफ़ी सारे थीमेटिक फंड्स लॉन्च हुए थे, वो थीमेटिक फंड्स इस मार्केट में नहीं चलते हैं, तो इस मार्केट में उन पे इन्फ्लो नहीं आया। लेकिन इसमें आप देखिए, थोड़े से वो ग्राफिक्स बने होंगे, उनको प्ले कर दीजिए। स्मॉल कैप में नेट इन्फ्लो बढ़ा है, 3,700 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 4,100 करोड़ पर आया मंथ ऑन मंथ में। मिड कैप में इन्फ्लो बढ़ा है, 4,683 करोड़ से बढ़कर 4,883 करोड़ के करीब आया। ये भी मैं मंथ ऑन मंथ बता रहा हूँ। हाँ, लार्ज कैप में ज़रूर कम हुआ है। लार्ज कैप में इन्फ्लो घटकर 3,400 करोड़ से घटकर 2,500 करोड़ के करीब आया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये मेरा मानना है कि अभी भी लार्ज कैप में काफ़ी ज़्यादा इस समय आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी लिक्विड और हाइब्रिड उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़े से आउटफ्लोज हैं। SIP अभी भी इंटैक्ट है। SIP 25,300 करोड़ के करीब पिछले उसमें था, अभी भी 25,300 करोड़ के करीब पर बना हुआ है, तो SIP में कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल जो मामला है मार्केट का, वो फंड फ्लोज के हिसाब से मैं अभी भी यही कहूँगा कि लोगों का कॉन्फिडेंस अभी भी है
कि म्यूचुअल फंड एकदम सही है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के जरिए पैसा अब आ रहा है, थोड़े से एबरेशन जरूर देखने को मिले जो नॉर्मल है। चलिए अब हमारे जानकारों को जोड़ेंगे, उससे पहले आपके लिए फटाफट से ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आज के दिन कुछ स्टॉक्स हैं जो एक ब्रीदर ले रहे हैं, कुछ में अच्छी खासी रफ्तार बनती दिखाई दे रही है। मार्केट के हाल के मद्देनजर अब जो आपकी स्क्रीन पर ट्रेंडिंग काउंटर्स आ रहे हैं उसमें लूजर्स पहले हैं, भारतीय एयरटेल 2% नीचे, ओएनजीसी, ट्रेंट, डॉक्टर रेड्डीज में हमने देखा 1 से 1.5% तक के दबाव के साथ कारोबार बनता दिखाई दिया है। अदानी ग्रीन, एलआईसी, कल्याण ज्वेलर्स, सीईएससी, ये कुछ काउंटर्स हैं जो आज कुछ बैकफुट पर हैं। श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये कुछ तेजी वाले काउंटर्स। आज एनबीएफसीज में तेजी देखने को मिली है या फिर बीएफएसआई वाले स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है, और बीएफएसआई में बिजनेस करने वाली कंपनियां, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, उनमें भी इजाफा बनता दिखाई दिया है। तो ये इनफैक्ट आईटी काउंटर्स हैं जो फोरफ्रंट पर हैं। चोला इन्वेस्टमेंट तेजी में है, फाइनेंस नहीं, ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना चाहिए। नवीन फ्लोरिन, साइंट और नायका, ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। चलिए जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। मयूरेश जोशी फंडामेंटल्स पर हमारे साथ हैं, टेक्निकल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, आशीष कयाल, रचना वैद और सोनी पटनायक जुड़ेंगी। 2:15 बजे एक तो बजाज फाइनेंस एक अपडेट आ रहा है, उस पर एक चेक लेंगे, और दूसरा काउंटर ग्रीव्स कॉटन का खूब भाग चुका है, उस पर भी एक चेक लेकर आएंगे। तो यतन और मिताली दोनों हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर 2:20 पर कॉर्पोरेट स्कैन में सीगल के ग्रुप सीएफओ भगत सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। 2:25 पर आरबीआई गवर्नर पर ब्रोकरेजेस की क्या राय है, क्या स्टांस रहेगा नए गवर्नर का, उस पर यतिन हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ रेलीगेयर पर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, वो भी एक अपडेट आपकी स्क्रीन सामने लेकर आएंगे। यही नहीं, म्यूचुअल फंड डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, उस पर भी बातचीत होगी 2:35 के आसपास। फिर जो सोलर सेल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए सरकार की थोड़ी सी नई गाइडलाइंस आई हैं, उस पर भी एक चेक लेंगे सोलर पावर इंडस्ट्री के लिए कंचन के साथ। 2:50 पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और दिग्गज निवेशक रामदेव अग्रवाल के साथ जो आज खास बातचीत वेल्थ क्रिएशन मंत्र की हुई, उसका एक अंश आपके सामने पेश करेंगे। फिर डीलिंग रूम का जायजा, क्लोजिंग की रणनीति, बीटीएसटी ट्रेड्स और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे जरूर। चलिए फिर अब हमारा पैनल तैयार है, एक ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। होपफुली तैयार है पैनल हमारा। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक होना चाहिए शॉर्ट साइड, स्टॉक का नाम है अडानी एंटरप्राइजेस। यहाँ पर वीकनेस नजर आती है, ट्रेड कर रहा है 2463 पर। मेरे ख्याल से स्टॉक होना चाहिए 2480 का, करीब 17 रुपए का स्टॉप लॉस है। अप से डाउन साइड जो टारगेट है करीब 2400 के नजर आते हैं। तो यस, शॉर्ट अडानी एंटरप्राइज। सेल साइड का ट्रेड इस समय गावा जी दे रहे हैं, बिकवाली करके चले। रचना जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। और मेरा इस वक्त का जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी इन कोफोर्ज अगेन। कोफोर्ज के फ्यूचर्स को हम अभी भी पॉजिटिवली देख रहे हैं। 9000 आज उसने कर लिया है, अब उसको 9150 के लिए प्ले करना चाहेंगे। डाउनसाइड पे हमारा टारगेट होगा 8900, डाउनसाइड पे हमारा स्टॉप लॉस होगा 8900 ऑन फ्यूचर्स, और अपसाइड पे हम टारगेट रखेंगे 9150 का। ओके, चलिए अब चलते हैं अमित सेठ के पास। अमित जी, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा लोधा मैक्रोटेक डेवलपर्स। ये चार्ट में कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ है, 3 से 4 दिन का स्टॉक ने रेस्ट लिया और उसके बाद हम आज एक फ्लैग का ब्रेकआउट वापस देख रहे हैं। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छा खासा एडिशन है, तो इसे बाय करें। लगभग 1400 का प्राइस है, टारगेट्स हमारे रहेंगे 1430 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 1385 का। 1385 स्टॉप लॉस, 1430 लोधा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स जो आज करीब 21-22 रुपए ऊपर है, तेजी की पोजीशन लेकर चले। सोनी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? एवरीवन, मेरा भी पहला पिक यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स था, तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया। अभी फ्रेश एंट्री यहाँ पे मुझे लगता है एबीबी में काफी स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर रहा है। इनफैक्ट 7600 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट भी कंटिन्यू कर रहा है। सो एबीबी यहाँ पे खरीद सकते हैं फ्यूचर्स पे। 7705 रेट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए 7580। एक पोजिशनल टारगेट टुवर्ड्स 7900 उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 8000 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। ओके, मानस, आपने क्या पिक किया इस समय? नायका पे ध्यान देना चाहिए। एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला था 225 से लेकर 165 तक।
लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पिछले करीब 10-12 सेशन में स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है 165 के आसपास। करंट लेवल से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है करीब 10-12 रुपए का। तो नाइका में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 169 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 184 रुपए 184 के टारगेट सेट करने हैं। अगर चाहें तो 175 वाला कॉल ऑप्शन जो 5 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करनी चाहिए 3 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से 10 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए नायका पर एक ट्रेड स्क्रीन पर उभर कर आ रहा है। तो सारे बाई साइड के ट्रेड्स और एक सेल साइड का ट्रेड अदानी एंटरप्राइजेज वाला। मयूरेश, फटाफट से आपका ट्रेड। आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून पे पैनल। हमें लगता है आई थिंक मिड साइज बैंक्स इसमें जरूर ध्यान देना चाहिए और इसमें फेडरल बैंक हमारे वॉच लिस्ट पे है। काफी ठीक ठाक नंबर्स आए थे पिछले तिमाही में। एनआई ग्रोथ ठीक ठाक थी, जो पीवीटी पैड ग्रोथ रही है ये ऑल टाइम हाई पे रही है। निम्स में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो रेमिटेंसेस ग्रोथ है इसमें आई थिंक अच्छा खासा आई थिंक एक इजाफा देखना चाहिए इन द कमिंग क्वार्टर्स एज वेल। एंड विद दैट आई थिंक एक स्टेबिलिटी मिलती है पूरे डिपॉजिट स्ट्रक्चर को, आई थिंक फेडरल बैंक का एक बहुत अप्रोप्रिएट मिक्स होता है। ऑब्वियसली गोल्ड लोन्स एज अ परसेंटेज आर इंप्रूविंग, बट अदर लोन्स यानी क्रेडिट एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो भी ठीक ठाक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो कोर पैरामीटर्स है, एसेट क्वालिटी प्रेशर शुड स्टेबलाइज, एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोविजनिंग जितनी की है थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए बुक्स के ऊपर। और जैसे रिकवरीज आएंगे राइट ऑफ्स को लेके जनरली मुझे लगता है आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज है इसमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन के हिसाब से ईपीएस आरएस रेटिंग जो हम देखते हैं कैंसलिंग में, उसके हिसाब से ये ठीक ठाक प्लेस लग रहा है। तो मुझे लगता है फेडरल बैंक आपके वॉच लिस्ट में। ओके, तो फेडरल बैंक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए, ये भी एक अपॉर्चुनिटी। बैंकों की बात हो रही है तो आपके सामने इनफैक्ट बजाज फाइनेंस स्क्रीन पर रखते हैं। सुबह से हमने 2-3 दफ़ा मेंशन किया बजाज फाइनेंस और फिनसर्व। फाइनेंस आपके सामने अब नियरली 1% के गेंस दिखा रहा है। इनफैक्ट एक एनालिस्ट मीट हुई है और कंपनी ने अपना गाइडेंस शेयर किया है। नियर टर्म में स्पेशली क्या उभर कर आ रहा है और लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से बिजनेस कैसे ग्रो होगा, क्या एग्जैक्टली कहा है उस एनालिस्ट मीट में? यतन हमारे साथ है। यतन, बताइए। तो बहुत सारे गाइडेंस के फिगर्स बजाज फाइनेंस ने अपनी एनालिस्ट मीट में दिए हैं और सबसे अहम जो प्रॉफिट का आंकड़ा है वहाँ एक ज़बरदस्त आपको मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ेगा। FY 24 में कंपनी ने लगभग 8,000 करोड़ का मुनाफा किया था, जो कंपनी के हिसाब से अब 20,000 करोड़ रुपए वो टारगेट कर रहे हैं FY 29 तक। तो अगले 3 सालों में प्रॉफिट दुगना करने की जो है कंपनी की सोच दिखाई पड़ रही है। ऑब्वियसली FY 25 को नहीं गिन रहे, लेकिन FY 26 से लेकर FY 29 में आपको एक बड़ा जंप आता हुआ नज़र पड़ सकता है। इसके अलावा टोटल इनकम लगभग जो बैलेंस शीट की है वो साइज़ बढ़ा के 3 लाख करोड़ की जाएगी, जो FY 24 में लगभग 1.1 करोड़ थी। तो 3 गुना इनकम में बढ़ोतरी भी कंपनी जो है अपनी जो एनालिस्ट मीट में है वो दिखा रही है। जो इंडिया पेमेंट्स GMV है, यहाँ भी जो है 1.25% तक का आपको मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है, जो करंटली लगभग आधे % के आसपास का है। तो पेमेंट्स सॉल्यूशंस में भी इनको लगता है कि काफ़ी अच्छी तरीके से वो परफॉर्म कर सकता है। टोटल शेयर ऑफ क्रेडिट भी लगभग 3-3.25% हो सकता है, जो करंटली फर्स्ट हाफ में लगभग 2% के आसपास रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, और ये भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जहां कंपनी को लगता है ये 20 से 22% की रेंज में रहेंगे और ये सुधरता हुआ दिखेगा। FY 24 के अंत में डाइल्यूशन के बाद कंपनी ने 19% की ROE की थी, जो अब 20 से 22% वो देखते हैं, तो एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। और MOU पर क्रॉस सेल इनको लगता है कि लगभग 90,000 से 95,000 तक हो जाएगा, जो अभी 65,000 रुपये के आसपास है। तो टेक का जो यूज़ करेगी कंपनी, जो डिजिटल मीडियम से कंपनी क्रॉस सेल करने की योजना कर रही है, तो सिग्निफिकेंट अपटेक आप देखेंगे बिजनेस में, और शायद स्ट्रीट को ये गाइडेंस पसंद आता हुआ नज़र पड़ सकता है। स्ट्रीट को ये गाइडेंस पसंद आता हुआ दिखाई दे रहा है, शायद इसीलिए एक थम्स अप मिलता हुआ। स्टॉक डेली 1% के गेंस। मुनाफे का टारगेट FY 29 तक 20,000 करोड़, 3 गुना इनफैक्ट इनकी रेवेन्यू में बढ़त की उम्मीद, और फ्रेंचाइजी कस्टमर फ्रेंचाइजी बेस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप एक नज़र डाल सके हो तो बताइए क्या आउटलुक रहेगा गिवन दीज नंबर्स, मयूरेश, जो कंपनी ने पेश किया है अपना गाइडेंस? नहीं तो अक्षता जी, जो बेस बना है बजाज फाइनेंस में, जो ये ऐप डेवलप कर रहे हैं, जो डिजिटल मॉड्यूल्स में ये एंटर कर चुके हैं, कहीं ना कहीं हम उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस होगा ये फार बेटर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ देयर टॉप लाइन। दूसरा, आई थिंक जो सिनर्जीज आ सकती है इन टर्म्स ऑफ डिवर्सिफिकेशन ऑफ देयर बिजनेस एज वेल, उससे भी आई थिंक बिजनेस स्ट्रीम्स, एबिटा और बॉटम लाइन में फर्क पड़ने वाला है।
तीसरा आई थिंक जनरली अगर आप देखें जो एक स्कोप है ऑफ ग्रोथ डिस्क्रिशनरी इनकम्स और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का एंड द एपेटाइट इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, ये फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं अर्बन कंजम्पशन का जो एक टेम्पररी ट्रेंड है, जो डाउन ट्रेंड है, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक जो कंजम्पशन पैरामीटर्स रहेंगे ड्यूरेबल्स को लेके, आई थिंक दैट शुड शो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। स्टेबिलिटी है, बैलेंस शीट ग्रोथ है, तो आई थिंक अचीवेबल नंबर्स लगते हैं। अंडर परफॉर्म किया स्टॉक ने, अगर ये अचीव करता जाए मुझे लगता है वापस जो ये प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता था वो शायद मिल सकता है, बट आई थिंक देयर शुड बी सम इंक्रीजिंग ट्रेंड इन एवरी रिपोर्टिंग नंबर। सो आई थिंक अगले 2 क्वार्टर्स में अगर ये नंबर्स अच्छे रहेंगे तो ये लगता है आई थिंक एक री रेटिंग राउंड द कॉर्नर हो सकती है बजाज फाइनेंस की। मीनवाइल एक बार चार्ट देखते हैं इंट्राडे में आरबीएल बैंक का। अगेन बैन में ध्यान रखिएगा स्टॉक, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में देखिए किस तरीके से इसमें मूव आए, और कल ये स्टॉक करेक्ट हुआ था, आज भी फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी करेक्शन आई, लेकिन इस समय अब ये स्टॉक डे हाई पर आया। महेश, गुड आफ्टरनून। कोई व्यू आपका आरबीएल बैंक पर? नहीं, अगेन अनुज जी, आई थिंक विद इन द बैंकिंग सिस्टम अगेन रिपोर्टेड नंबर्स के हिसाब से आई थिंक देयर इज स्टिल एग्जिबिशन ऑफ सॉफ्टनेस। वैल्यूएशंस में आई थिंक ठीक ठाक हो गया रहेगा, बट आई थिंक देयर कोर बिजनेस मॉडल वेदर इट कम्स टू कोर लेंडिंग हो, क्रेडिट कार्ड बिजनेस हो, व्हीकल फाइनेंसिंग हो, यहाँ पे आई थिंक स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली दे हैव गॉन थ्रू अ पीरियोडिसिटी ऑफ पेन, जहाँ पे एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन हमने देखा था, तो स्टेबिलिटी ऑन एसेट क्वालिटी आना बहुत जरूरी है इन द फर्स्ट प्लेस। दूसरा, आफ्टर दैट इज प्रोबेबली अचीव्ड, हाउ डू दे प्रोबेबली इंश्योर दैट देयर बिजनेस टारगेट्स आर मेट, एडवांसेस ग्रोथ को लेके, लुकिंग एट देयर कैपिटल एडिक्वेसी स्पेसिफिकली एट वन, मेंटेनिंग ऑफ निम्स और प्रोविजनिंग, जो आई थिंक थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा उनको आगे जाते वक्त, विच माइट हैव अ नियर टर्म इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ आरओईज। ऑब्वियसली अटकलें बाजार में बहुत चल रही है in terms of what can probably happen with RBL Bank at the position that it is. But मुझे अभी भी लगता है I think कि within the space itself, Federal Bank private space में a little bit better placed compared to RBL at this juncture. ओके, तो ये फिलहाल फेडरल बैंक ज़्यादा प्रेफर रहेगा आप में आरबीएल के सामने। आरबीएल पर सोनी हो सके तो एक चार्ट चेक देंगी, क्योंकि वो सडन स्पाइक आ रहा है स्टॉक में। जी देखिए हर्षिता जी, आरबीएल बैंक मुझे लगता है कि काफी शॉर्ट्स थे और यहाँ पे थोड़ा सा कवरिंग नजर आ रहा है। सो टेक्निकली हम देखेंगे तो अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है, कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 177 का एक रेजिस्टेंस है, उसको अगर क्रॉस कर पाता है तो उसके ऊपर टुवर्ड्स 190 लेवल्स पोजिशनल बेसिस पे नजर आ सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे से 170 का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। सो थोड़ा सा पहले वो 177 को अगर क्रॉस करते हैं, कंफर्मेशन थोड़ा सा वहां पे स्ट्रॉन्गर रहेगा, होल्ड कर सकते हैं, बट 170 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। 70 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए आरबीएल बैंक को। अच्छा, एक और बकेट जिसमें एक थोड़ा ट्रैक्शन दिख रहा है, उसमें एसबीआई कार्ड स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मानस, अब ये वायदे का हिस्सा ऑफ कोर्स पहले से रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है। नॉट दैट इसके कार्ड के नंबर्स में कुछ पिकअप है, डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है, और हम सब इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि इसने ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक मार्केट की अपनी हिस्ट्री में। 730 के लेवल्स पर आज जो 2.5% का इजाफा है, आज जो थोड़ा सा वॉल्यूम में पिकअप देखने को मिला है, कुछ स्टॉक की तरफ से इशारा है कि चल सकता है काउंटर, या ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिल रही है? ये आप कैश के लेवल्स देख रहे हैं जो 1.5% ऊपर है, लेकिन फ्यूचर्स में 2.5% की तेजी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ रिवर्सल के साइन पिछले 3 हफ्ते में जरूर देखने को मिले हैं, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। आज स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन किया था, हालांकि हायर लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला है, बट फिर भी जब तक अब ये 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, 710 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, मेरे ख्याल से गिरावट पे खरीदारी करने के मौके होंगे, क्योंकि जिस तरह का ब्रेकआउट और जिस तरह के रिवर्सल के पैटर्न वीकली चार्ट पे बने हैं, उसके जो टारगेट है वो करीब 760 के आसपास के आते हैं। तो 30 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी, 710 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा रहा है। ओके, इनफैक्ट जो मैं 2.5% बोल रही हूँ, वो फेब फ्यूचर्स भी समहाउ मेरी स्क्रीन पर दोनों साथ में दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मोमेंटम देखने को मिला है 731। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर एक अच्छी खासी कंसिस्टेंसी है। उससे पहले इंडेक्स आपको दिखा देते हैं। हल्का हल्का कुछ ग्रीन टिक के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब निफ्टी 80 पॉइंट नीचे, मिड कैप 51 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक वॉलेटाइल है, ये पॉजिटिव टेरिटरी में था जब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे, और फिर से स्लाइड करके 9 पॉइंट नीचे आ चुका है, लेकिन वो नैरो रेंज है, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है।
ग्रीव्स कॉटन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। स्टॉक में आज इंट्राडे में एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला, डबल डिजिट गेन्स है। देखिए 36 रुपए की तेजी, 17% भागा है। अब इस जोरदार तेजी के पीछे क्या कारण है ये समझना ज़रूरी है। कुछ दिन पहले कंपनी ने मेंशन भी किया था कि देखिए उनकी जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आर्म है उसकी लिस्टिंग की तैयारी वो करेंगे, लेकिन और क्या बदला है इस कंपनी के लिए और नंबर्स क्या है इनकी ईवी बिजनेस के। मिताली जैन है हमारे साथ तमाम डिटेल्स के साथ। बताइए मिताली। ग्रीव्स कॉटन आज अपने 52 वीक हाई पर है। आज में ये शेयर करीबन 15 से 17% बढ़ गया है। इसके पीछे दो पोटेंशियल रीजन है। पहला है विजय केडिया का इन्वेस्टमेंट और दूसरा इनके ईवी सेगमेंट की एक तगड़ी ग्रोथ प्लान जो कंपनी ने लिस्टिंग की घोषणा करी है उसके बारे में। तो विजय केडिया जी ने करीबन 12 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किए, 12 लाख शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के 209 रुपये के एवरेज पर और उनका स्टेक अब 0.52% हो गया है। वही अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट की बात करें तो कंपनी ने रिसेंटली इसकी लिस्टिंग की घोषणा करी है और काफ़ी तगड़े इसके रेवेन्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 3 व्हीलर सेगमेंट में 30% की बढ़ोतरी नज़र आई, वही 2 व्हीलर सेगमेंट में भी 20% की ग्रोथ नज़र आई है। और कंपनी ने यह भी बताया है कि फेस्टिव सीजन में जो इनका ट्रैफिक था वो करीबन 30 गुना बढ़ गया है। और 2 नए प्रोडक्ट्स भी GEM लॉन्च कर रहा है, जिसमें पहला नाम है एम्पेयर नेक्सस का, जिसमें उन्होंने बताया है कि फास्ट बैटरी जैसे टेक्स वो ऑफर करने वाले हैं। और दूसरा नाम है ग्रीव्स अल्ट्रा सिटी, जो उन्होंने 3 व्हीलर सेगमेंट में लॉन्च करने का निश्चय किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बार चार्ज करने पर करीबन 225 किलोमीटर की रेंज ये व्हीकल देगी। तो ये 2 मेन रीजंस विजय केडिया जी का इन्वेस्टमेंट और इनका ईवी सेगमेंट की लिस्टिंग ही कारण थे आज स्टॉक में जो हमें तेज़ी देखने को मिली है उसके पीछे। अच्छा खासा आउटलुक कंपनी का बनता हुआ, वो आय 15,000 करोड़ तक जाने की पूरी क्षमता रखती है। कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन में शेयर किया है। मयूरेश, एम्पियर अलग से लिस्ट होगा, वो आम वहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग है और उससे पहले दिग्गज निवेशक क्लियरली स्टॉक ले रहे हैं। तो एब्सोल्युटली आई थिंक ये दोनों रीजंस है जिससे वो स्टॉक आज जो 17-18% चढ़ा है। दैट्स द बेसिक रीजन। बट बाकी 2 चीजें भी हैं। आई थिंक जो इनकी बैलेंस शीट है, कैश रिच है, ऑलमोस्ट 550 करोड़ ऑफ कैश है। दे गॉट प्लेंटी ऑफ लैंड बैंक इन ये पूना प्लांट में। आई डन अ विजिट ऑलमोस्ट अ ईयर बैक एट दैट प्लांट एज वेल। तीसरा आई थिंक इनकी जो मोबिलिटी है, स्पेसिफिकली आई थिंक इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, इनकी जो रेंजेस है ये काफी स्ट्रॉन्ग है और लंबे है और जो स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी दोनों चाहिए और लुक्स, I think all that is getting probably delivered in that at the price range. Obviously, a distribution dealer network improve कर रहे हैं. The mobility segment is still not breaking even on EBITDA, but उनके जो दूसरे businesses हैं, engines हो, retail हो, जो standalone business है, यहाँ पे margins ठीक ठाक है. तो 12.6% की margins उन्होंने post की है, which is quite commendable. और balance sheet growth ठीक ठाक रहना चाहिए. तो मुझे लगता है काफी triggers है, अभी भी plenty of land bank still to be used. If they want to expand capacities, cash on books, they are throwing cash quite reasonably every year, जो cover कर सकता है उनके mobility का जो EBIT loss at the current juncture. And at some point of time, I think even the mobility business should start delivering on numbers in the coming quarters. Obviously, I think stock अच्छा खासा चल चुका है because in the last 1.5 year, I think this is almost doubled. तो कहीं ना कहीं consolidate हो, जिनके पास है, I think बिल्कुल बने। जिनके पास है बने रहने की सलाह। 250 के लेवल्स आ चुके हैं और जब वो वैल्यू अनलॉक होगा तो होगा, लेकिन तब तक का ट्रेड राइड करना है या नहीं? अमित, क्या आपकी सलाह होगी? आप म्यूट पर है अमित। I'm really sorry. मैम काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। आज का कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट 18.5% आप वॉल्यूम्स भी काफी हाई है। फ्रेश एंट्री की तो सलाह नहीं है बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल, लेकिन अगर किसी के पास है तो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 240 का लगा के रखें फॉर टारगेट्स ऑफ 260 एंड 270। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट ग्रीव्स कॉटन पर। चलिए अब बात करते हैं सीगल इंडिया की। स्टॉक एक महीने में करीब 12% से ज़्यादा भाग चुका है। एक तरफ कंपनी पर इंडिया रेटिंग्स ने पॉजिटिव आउटलुक दिया है, वहीं दूसरी तरफ एक कानूनी फैसले के चलते कंपनी को करीब 55 करोड़ रुपए मिलेंगे। इन खबरों के चलते स्टॉक में थोड़ा सा रुझान तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया है। और हमारे साथ सीगल ग्रुप के CFO इस समय जुड़ रहे हैं, भगत सिंह जी। भगत जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। क्लियरली
स्टॉक में एक अच्छा खासा रुझान खरीदारी का निवेशकों की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। पहले तो मैं इस क्वार्टर का एक स्टेटस चेक आपसे लेना चाहूंगी, बिजनेस में किस तरह का पिकअप देखने को मिल रहा है, बिकॉज वे राइट इन मिड क्वार्टर कंपेयर टू Q2, थर्ड क्वार्टर में कितनी स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दी है आपको? नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपने चैनल पे आमंत्रित करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस जो हमारी इस वक़्त है वो इन लाइन विद द गाइडेंस है। हमने फर्स्ट हाफ ईयर को अप्रॉक्सिमेटली 1500 करोड़ की टर्नओवर पे क्लोज़ किया था और इस साल का जो हमारा टारगेट गाइडेड फिगर है वो 15 to 20% फ्रॉम द लास्ट ईयर का ग्रोथ रेट है, जो कि हमें पूरी प्रोबेबिलिटी है कि हम उसको अचीव करेंगे। और हमारी जो भी ये अवार्ड्स आए हैं और प्लस हमारी जो रेटिंग अपग्रेड है, ये इसी चीज़ को दिखलाती है कि हमारे कैश अप्रूवल और प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशंस काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो गई है। आईपीओ के बाद हमने 413 करोड़ का लोन बैंकों में वापस कर दिया है और उस एक्सटेंट तक जो हमारे इंटरनल अप्रूवल्स हैं, वो हमारी वर्किंग कैपिटल को और लॉन्ग टर्म फंड पोजीशन को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ये जो रेटिंग अभी अपग्रेड हुई है, इस रेटिंग के अपग्रेड होने का कंपनी की फाइनेंशियल कॉस्ट पे बहुत सब्सटेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा और हमें उम्मीद है, कंपनी की पूरी टीम इस पे वर्किंग कर रही है कि हमारी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो अप्रॉक्सिमेटली 70 बेसिस पॉइंट से 1% तक की रिडक्शन हम एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, आपकी फाइनेंस कॉस्ट कम होती हुई दिखाई देगी, विच इज़ गुड, लेकिन आपके ऑर्डर बुक में कितना इजाफा हुआ है कंपेयर टू Q2? कितने नए ऑर्डर्स आप बैक कर पाए हैं, उसका भी एक अंदाजा अगर दे सके। श्योर मैम, हमारा अभी टारगेट इस साल का जो हमने गाइडेड नंबर दिया था वो 5000 करोड़ का टोटल इनफ्लो के बारे में हमने गाइडेड नंबर दिया था, जिसके अगेंस्ट हम 3800 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी इनफ्लो हमें आ चुका है फर्स्ट हाफ में। 14,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने ऑलरेडी बिड किए हुए हैं। हमारी स्ट्राइक रेशियो अप्रॉक्सिमेटली 20% के हिसाब बैठती है। हमें उम्मीद है आने वाले एक सेकेंड हाफ में कंपनी को और 4 से 5,000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो अपेक्षित है और जो भी ऑर्डर इनफ्लो है वो हमारे गाइडेड EBITDA मार्जिन के अकॉर्डिंगली गवर्न करता है। ओके, तो ये आगे जाते हुए आप की EPS ग्रोथ अगले 3-4 साल में किस तरीके से रहेगी? सर, हमारी EPS की ग्रोथ कंसिस्टेंट रहेगी। जैसे मैंने आपसे बताया, हमारा हैम और EPC में दोनों में टोटल पोर्टफोलियो डिवाइडेड है और हमारा EBITDA जो प्योर EPC मार्जिन्स है, टोटल हमारा EBITDA मार्जिन्स जो चल रहा अभी कंसिस्टेंसी हम मेंटेन कर रहे हैं, 15% की मेंटेन कर रहे हैं, जिसके अंदर 12.5 से 13.5% प्योर EPC कंपनी का मार्जिन है। उसके ऊपर रॉयल्टी, बोनस और अवार्ड्स और अदर इनकम डाल के हमारा 15% का EBITDA बनता है। हमें पूरी उम्मीद है आने वाले सालों में जो भी कंपनी अपना काम एग्जीक्यूट करेगी, वो इन्हीं मार्जिन्स के ऊपर करेगी और मार्जिन्स हम रियलाइज करेंगे। अगर जी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आप हैम EPC कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों करते हैं। अब इलेक्शंस की वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला था सरकार के कैपेक्स में, क्या उसमें पिकअप के साइंस आ गए हैं? कुछ इंडिकेट कर पाएंगे कि कितना खर्च आता हुआ दिखाई दे सकता है, किस तरह के टेंडर्स आगे खुलेंगे? मैम, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले जो अगले 3 महीने में है, क्योंकि ये देखा गया है कि कैपेक्स हमेशा लास्ट सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा होता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में काफी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होंगे, जिसमें रोड्स, मेट्रो स्टेशंस, रेलवेज, इंडियन रेलवेज, वाटर इरिगेशन के काफी अच्छी मात्रा में टेंडर जरूर खुलेंगे और इससे हमारी GDP पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सब ये जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती है उसका इंडियन इकोनॉमी पे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और हमें उम्मीद है कि आने वाले 3-4 महीने में ये जो ट्रेंड रहा है हमेशा, एक अच्छे टेंडर इनफ्लो इंडस्ट्री में जरूर आएगा, जिसका बेनिफिट सारे प्लेयर्स को मिलेगा। शुक्रिया आप हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर था। कंपनी ने एक आउटलुक दिया है कि कैपेक्स में एक पिकअप देखने को मिलेगा, ऑर्डर बुक भी मजबूत है। कैपेक्स प्ले पर ही मयूरेश, ये हैम EPC प्रोजेक्ट्स वाली कोई और कंपनियां हैं जिसमें आप फिलहाल फोकस करना चाहेंगे? कहां पर अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ रहे हैं इस समय? ये तो अर्षिता जी, आई थिंक KNR कंस्ट्रक्शंस अगर आप देखते हैं तो क्वाइट रीजनेबली प्लेस्ड है। ऑर्डर बुक ठीक ठाक है, दे आर एग्जीक्यूटिंग वेल, बुक्स पे डेट बिल्कुल नहीं है, ROEs अच्छे खासे हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल कंट्रोल में है। एक्सपेक्टेशन यही है कि आई थिंक ठीक ठाक ऑर्डर्स इनके पास फ्लो होने चाहिए एंड दे आर एग्जीक्यूटिंग इट वेल। तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक जो काफी रोड कंपनीज देख रही है, इंक्लूडिंग KNR, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ से भी आई थिंक दे आर लुकिंग एट डाइवेस्टिंग अ फ्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स। और हैम और EPC जितना इक्विटी कंट्रीब्यूशन लगेगा स्पेसिफिकली EPC प्रोजेक्ट्स में गोइंग फॉरवर्ड,
आई थिंक काफी मिनिमल है, जो बैलेंस शीट पे स्ट्रेस नहीं लाएगा। तो आई थिंक KNR एक अच्छा विकल्प हो सकता है विद इन दी हैम स्ट्रोक EPC स्पेस। तो KNR जैसे काउंटर्स कंसिडर किए जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर उसी की बात करेंगे। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को RBI के नए गवर्नर के तौर पर नियुक्त कर लिया गया। कल शाम को यह फैसला आया। कैबिनेट ने 3 साल के लिए उनकी नियुक्ति पर मोहर लगाई। बुधवार को यानी कि 11 दिसंबर को संजय मल्होत्रा साहब कार्यभार बतौर RBI गवर्नर संभालेंगे। तो नए RBI गवर्नर के सामने अब क्या क्या चुनौतियां हैं, किन चीज़ों को इनको ध्यान में रखना होगा, और एक तो बड़ा सवाल है ग्रोथ वर्सेस महंगाई, कैसे बैलेंस किया जाए इसे और उसे कैसे इस चैलेंज को कैसे एड्रेस किया जाएगा। लक्ष्मण रॉय को जोड़ लेते हैं। लक्ष्मण बताइए, नए गवर्नर और उनके सामने चुनौतियां तो वही, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जाएगी, कैसे एड्रेस करेंगे? बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है और सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी रहें कि नए गवर्नर जो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे हैं, उससे पहले बैंकिंग सेक्टर के सचिव रहे हुए हैं और कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कामकाज को करीब से देखा है, कैसे RBI गवर्नर के तौर पर कामकाज करते हैं। और उनकी सबसे पहली अग्नि परीक्षा कह सकते हैं वो होगी आपको फरवरी में, जब मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। फरवरी में बैंक रेट घटेंगे, इस बात के संकेत अभी से लगाने शुरू कर दिए गए थे जब पिछली मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, जिसमें सिर्फ CRR कटा था, रेपो रेट वगैरह में बदलाव नहीं किया गया था। तो अब फरवरी में जो उम्मीद लगा के लोग बैठे हैं कि बैंक दरों में कटौती की जाएगी, वो करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और वो उनके इस फैसले के बाद इनके आगे के बारे में एक रोड मैप निकलता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज़ कि महंगाई और ग्रोथ के बीच में कैसे बैलेंस बैठाया जाए, दूसरा बड़ा चैलेंज होगा। महंगाई दर में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है वो Q4 से कम होने के आसार दिखने शुरू हो रहे हैं। इस बीच ग्रोथ काफ़ी नीचे आ चुका है। RBI के अपने जो अनुमान थे 7.2%, उससे भी नीचे आ चुका है। उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। तीसरा, एक नई बहस छिड़ गई है कि बैंक रेट तय करने में, मॉनेटरी पॉलिसी अपनी ब्याज दरें तय करने में फूड इन्फ्लेशन, आलू प्याज टमाटर की कीमतों को क्यों कंसीडर करती है। सरकार के अलग अलग मंत्री बयान दे चुके हैं, तो ये बहस आगे चलकर बढ़ेगी और सरकार से अभी भी निकल कर ये आए हैं, तो इस बहस का क्या सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ये देखना होगा। चौथी चीज़ कि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, बाहरी फैक्टर की वजह से कई बार दबाव पड़ता है रुपये पे या फिर घरेलू इकोनॉमी पे, तो उससे निपटने के लिए तुरंत उनको एक्शन लेना हो, रुपये में गिरावट आए तुरंत रोकना हो, तो ये सारी चीज़ें इनके देखने वाले यहाँ पे बात रहेगी। तो मुझे लगता है कि चुनौतीपूर्ण होगा। और सबसे एक और बात, चूँकि IAS रहे हुए हैं और सरकार से भी निकल कर आए हैं, तो सरकार के साथ तालमेल क्या वैसा ही बना रहेगा जैसा कि शक्तिकांता दास साहब के ज़माने में था। तो ये भी एक लोग इसको वॉच करेंगे। बिल्कुल लक्ष्मण जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। आप हम श्योर हमें इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे जहाँ पर जो भी डेवलपमेंट्स आएंगे। लेकिन क्लियरली एक ऐसा नाम जिससे मार्केट भी थोड़ी होप लगा कर बैठा है, और ब्रोकर्स की क्या राय है, एनालिस्ट की क्या राय है, इस पर आज सुबह काफ़ी रिपोर्ट्स आई थी। यतिन ने वो रिपोर्ट्स पढ़ी और थोड़ा उनका एक एनालिसिस किया। यतिन के पास चलते हैं इसके लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और जो मेजर ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि RBI गवर्नर साहब जो है 25 से 75 बेसिस पॉइंट्स रेट कट करेंगे। ऑब्वियसली अगर हम ब्रोकरेज की बात करें तो सिटी एक 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनके हिसाब से संजय मल्होत्रा की जो बैकग्राउंड है स्ट्रॉन्ग फिस्कल साइड की, स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी साइड की, वो कहीं ना कहीं RBI गवर्नर के रोल में काफ़ी अच्छी कारगरता दिखाएगी। गोल्डमैन सैक्स को भी लगता था कि इन्फ्लेशन एक चैलेंज ज़रूर रहेगा RBI गवर्नर के लिए, और इसीलिए उनके मॉडल में वो 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट अज्यूम कर रहे हैं अगले 12 महीनों में। और कहीं ना कहीं RBI की जो ट्रांसमिशन को लेकर पॉलिसी है कि किस तरीके से रेट कट आम आदमी तक पहुंचाया जाए, उसमें जो गवर्नर साहब का रोल है वो काफ़ी अहम रहेगा। तो ये एक चीज़ है जहां वो खास ध्यान देंगे। और UBS के हिसाब से ये जो नाम है वो काफ़ी सरप्राइजिंग है। उनको लगता था कि शायद ये एक्सटेंशन उनको मिल जाता पुराने गवर्नर साहब को, तो वो नहीं हुआ। लेकिन 75 बेसिस पॉइंट्स का एग्रेसिव रेट कट कुल मिला के अगले 12 महीनों में UBS ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये आपके लिए क्लियरली 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद UBS की तरफ से, लेकिन भाई बैलेंसिंग एक्ट इनको करना पड़ेगा ग्रोथ वर्सेस महंगाई का। इस बीच निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। फ्लैट है, करीब 12 पॉइंट की ही बढ़त देखने को मिली है, लेकिन बैंकों में आज HDFC बैंक से भरोसा ज़रूर था, और कल भी हम इसकी बात कर रहे थे मानस, इफ़ यू रिमेंबर, आज सुबह भी ये मेंशन हुआ। साइंस तो इसने ज़रूर दी है कि चलेगा, लेकिन एक बार फिर थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है।
आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या कैसे ट्रेड करना है HDFC बैंक? 1850 1860 के आसपास क्या मौका है तेजी का? देखिए, मेरा तो व्यू काफी पॉजिटिव है HDFC बैंक पे, और मेरा समझना है कि जब तक अब ये 1800 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, कोई भी करेक्शन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो आई थिंक 1920 तक के टारगेट बिल्कुल पॉसिबल हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक को 2 से 3 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं तो शायद आपको 2000 या उसके ऊपर के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल कोई एक छोटा-सा करेक्शन देखने को मिले और 1845 के आसपास आए, तो वहां पर खरीदारी करेंगे 1800 के स्टॉप लॉस से 1920 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये बात होगी HDFC बैंक पर। मीनवाइल अब बात करते हैं उस डेटा की जो मैं शो के शुरू में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। एमफी ने जो नवंबर मंथ का म्यूचुअल फंड का डेटा दिया है, कहाँ पर इनफ्लोज आए, कहाँ पर आउटफ्लोज आए, ये सब समझते हैं कंचन के साथ। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। नंबर्स हमें मिक्स देखने को मिले हैं। अगर हम नेट इक्विटी इनफ्लो देखें तो यहाँ पे हमें 14% का एक डाउनसाइड देखने को मिला है। इस डाउनसाइड में कंट्रीब्यूटर कौन रहा है उसकी पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहला कंट्रीब्यूटर है लार्ज कैप फंड इनफ्लो, जहाँ पे हमें 26% का एक डाउनसाइड देखने को मिला है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इस बार जो नंबर निकल के आया है वो है 2548 करोड़। यही नहीं बल्कि ETF इनफ्लो की बात करी जाए तो इसने तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, और वो कॉन्ट्रीब्यूशन है 89% का। जो नंबर पिछले महीने 13,442 करोड़ का था वो इस बार खड़ा हो गया है आके केवल 1,531 करोड़ पे। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप से एक अच्छी हमें रैली देखने को मिली है। स्मॉल कैप की बात करी जाए तो यहाँ पे 9% का अपसाइड है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। एट द सेम टाइम मिड कैप में हमें करीब करीब 4% का एक अपसाइड देखने को मिला है इनफ्लो के अंदर। अब बात करते हैं SIP की, जहां पे सबकी नजरें टिकी होती है। जो SIP का नंबर है वो जस का तस खड़ा है। जिस तरीके का नंबर हमें पिछले महीने देखने को मिला था वही नंबर इस टाइम पे भी सामने निकल के आया है, यानी कि ये एक स्टैग्नेंट ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिली है। लेकिन AUM की बात करी जाए तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला है AUM में, और इस बार जो नंबर है वो है अप्रोक्सीमेटली 68 लाख करोड़ का। लिक्विड फंड में बात करें तो यहाँ पे एक गिरावट है, यानी कि करीब 100% की गिरावट हमें देखने को मिली है। यानी कि की ऑब्जर्वेशन हम माने तो स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी हमें बढ़त देखने को मिली है, लेकिन एट द सेम टाइम ETF और लार्ज कैप में गिरावट देखी गई है। ओके, तो ये इस समय म्यूचुअल फंड डेटा। कंचन, शुक्रिया। तो क्लियरली एक चीज़ तो इंटैक्ट है कि मार्केट में एटलीस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप एज कैटेगरी, यहाँ पे अभी भी कॉन्फिडेंस है लोगों का, और यहाँ पर अभी भी लोग बाय कर रहे हैं। एनीवे, एक बार मार्केट पर नज़र डालते हैं, और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय मूव्स हैं। बैंक निफ्टी वापस, जैसे हर्षा ने बोला, ग्रीन में आया, लेकिन निफ्टी अभी भी काफ़ी हद तक रेड में है, और काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय अब आपको काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। उसमें सबसे ऊपर है LIC, जहाँ करीब 4% नीचे अब LIC का स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक बार LIC का स्टॉक लेकर आइए। अमित सेठ जी, एक बार LIC का चार्ट देखिए। अब ये F&O का स्टॉक है, कोई व्यू स्टॉक पर? स्टॉक ने एक मूव तो दिखाया था, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट इसने जाके 1000 के पास रेजिस्टेंस लिया, और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि एक गैप डाउन के साथ कैंडल बनी है। फिलहाल एकदम कॉन्फ्रेंस ऑफ मूविंग एवरेज पे है, जहां पे इसका एग्जैक्टली सपोर्ट आता है 940 के। अगर लेवल टूटते हैं तो दिक्कतें यहाँ पे बढ़ेंगी, तब हम लगभग 900 तक का लेवल्स यहाँ पे देखेंगे। इन दैट केस आवर स्टॉप लॉस विल बी 955। ओके, मीनवाइल एक और स्टॉक देखते हैं जरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आया डे हाई पर, इसने हेल्प की बैंक निफ्टी की। और गाबा सर, एक बार SBI का चार्ट देखिए, 865। एक्चुअली यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय मोड पर तो है, लेकिन हेल्प भी की है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन साइडवेज जोन पर है। 860 का स्टॉप लगा, चले अपडेट करें 864, 4-5 रुपए का स्टॉप है। अगर आपको मिलता तो 880 भी जा सकता है आजकल में, ये बाय मोड पर है इसीलिए। ओके, बाय मोड पर ये काउंटर आपके सामने। चलिए स्टॉक लेकर आते हैं रेलीगेयर का, और यतिन हमारे साथ इनफैक्ट स्टूडियोज में है। इस मामले में देखिए, बर्मन परिवार को दरअसल RBI से बड़ी राहत मिली है, और रेलीगेयर में अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की तरफ से मंजूरी मिल गई है। ज़्यादा डिटेल्स यतिन के पास है। यतिन, गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो रेलीगेयर एंटरप्राइजेस के लिए एक बड़ी राहत की खबर, क्योंकि सेबी की जो मैंडेटरी ओपन ऑफर है इसमें RBI का अप्रूवल लगना था, क्योंकि रेलीगेयर एंटरप्राइजेस एक NBFC है, और बर्मन फैमिली के पास जो डाबर के प्रमोटर्स हैं, इनके पास लगभग 25% हिस्सा था, और 26% के लिए इन्होंने एक ओपन ऑफर दी थी। फाइनली RBI ने 26% ओपन ऑफर अप्रूव कर दी है।
जिसके कारण अब लग रहा ऐसा है कि जो मैनेजमेंट है रश्मि सलूजा से के साथ जो इनकी अनबन है वो कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन की तरफ होती हुई नज़र पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही ओपन ऑफर होगा बर्मन फैमिली को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना हिस्सा बढ़ाने का। हिस्सा बढ़ने के बाद प्रॉब्ली ये काफ़ी सारे चेंजेस बोर्ड में अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये देखा जाएगा कि बर्मन फैमिली किस तरीके से कितने शेयर्स अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, कितने शेयर्स इन्वेस्टर स्टैंडर्ड करते हैं। ऑब्वियसली जो टाइमलाइंस है ओपन ऑफर की, प्राइसिंग है, वो अभी आना बाकी है, लेकिन क्लियरली एक बड़ी डेवलपमेंट रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के साथ, क्योंकि बर्मन फैमिली की अब जो ओपन ऑफर की दिक्कतें हैं वो दूर हो गई हैं। ओके यतिन, चलिए तो रेलिगेयर आज सुबह स्टॉक में गैप अप हुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ा हायर लेवल से कूल ऑफ हुआ स्टॉक, और अभी करीब करीब 3% ऊपर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सस्ता ऑप्शन लेंगे सोनी पटनायक से, उसके बाद रचना जी के पास चलेंगे आज हम एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड के लिए, उसके बाद बात करेंगे चार्ट का चमत्कार में अमित सेठ से, और फिर मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जोशी। तो ये चारों की चारों ट्रेड्स आपके लिए। शुरुआत करते हैं सोनी, बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में डिक्सन में 18,000 कॉल ऑप्शन दिसंबर सीरीज में रेकमेंड करना चाहती हूँ। 300-305 के रेंज में आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 200 का, पहला लक्ष्य है 440 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 500। सो डिक्सन में हम देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते जा रहा है। पुट ओपन इंटरेस्ट एडिशंस बहुत अग्रेसिव है, 17,000 से लेके 17,500 के स्ट्राइक्स पे, और कॉल में साइमल्टेनियसली अग्रेसिव ओपन इंटरेस्ट एडिशंस नहीं नजर आ रहे हैं। सो काफी स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है यहाँ पे 17,000। फ्यूचर्स में हमें लगता है कि टुवर्ड्स 18,200 एक बार टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे 18,000 के कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई साफ दिखाई दे रही है इस समय डिक्सन टेक में, और आई थिंक आज शुरुआती कारोबार में भी इसकी हम चर्चा कर भी रहे थे। अगले ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे और चार का चौका में रचना हमारे साथ है एफएनओ सुपरस्टार के लिए। रचना के पास जाएंगे। रचना जी बताइए। जी एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं कंसीडर करना चाहूंगी हुडको के फ्यूचर्स को। यहाँ पे एक मोमेंटम आया है जिसके बाद थोड़ा सा कूल डाउन भी हुआ है। 253 के करीब इसके फ्यूचर्स प्ले कर रहे हैं। अगर इसमें 250 का एसएल होल्ड करता है तो मेरे हिसाब से ये 256 एंड 258 की तरफ फ्यूचर्स पे दोबारा जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। ओके तो ये हुडको पर एक सॉरी रचना जी किस पर था ट्रेड आपका? हुडको पे था। हुडको पर एक ट्रेड। अब अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी बताइए आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, मेरा फर्स्ट स्कैन में हुडको ही आया था, बट आफ्टर दैट जो मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज पिरामल एंटरप्राइजेस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले स्टॉक काफी अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। 3-4 दिन से एक नैरो रेंज यहाँ पे बन रही थी और आज वापस एक फ्लैग का ब्रेकआउट देख रहे हैं। लगभग 1262 रुपए का प्राइस है इसका। टारगेट्स लगभग रहेंगे 1300 के और स्टॉप लॉस रहेगा 1240 का। ओके तो पिरामल एंटरप्राइजेस में एक अपॉर्चुनिटी 1240 का स्टॉप लॉस और तेजी की पोजीशन आप लेकर चलें। ठीक है मयूरेश आपका मिड कैप फंडा। वेल कंटिन्यू विद सिंजीन। मुझे लगता है आई थिंक जो बायोसिक्योरिटी एक्ट पास नहीं हुई है इन दी हाउस इन दी यूएस, उससे डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। बट सिंजीन का जो बिजनेस मॉडल है हर्षदा जी, सीडीएमओ सीएमओ कॉन्ट्रैक्ट्स उनको ठीक ठाक मिल रहे हैं। इनफैक्ट पिछले तिमाही में मैनेजमेंट ने ट्रांसक्रिप्ट में मैनेजमेंट कॉल में साफ तरीके से कहा था कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, बायोसिमिलर्स, ये सारे एस्पेक्ट्स में इनको अच्छी खासी ऑर्डर फ्लोज आ रही हैं। एंड अगेन द काइंड ऑफ साइंटिफिक टूल दैट दे प्रोबेबली गॉट, जो एक्सपर्टीज है इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद टॉप एंड कंपनीज, और जैसे ये काम कर रहे हैं एट वेरियस स्टेजेस, कहीं ना कहीं आई थिंक काम बहुत आना है ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं। सो आई थिंक ऑप्टिमिस्टिकली अगर आप स्प्रेड आउट करेंगे 2 से 3 वर्षों के, तो जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ रह सकती है, डबल डिजिट, दैट कैन गेट ट्रांसलेटेड इनटू बेटर मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अच्छी खासी कॉस्ट जो R&D एक्सपेंसेस की होती है वो कैपिटलाइज हो जाती है टू अ लार्ज एक्सटेंट। और जैसे ही ये प्रोग्रेस होता है स्टेज 3 तक या API स्टेज तक या रिसर्च स्टेज तक, I think that gets incrementally better amount of revenues or better amount of EBITDA. तो मुझे लगता है I think sweetly placed है Syngene in this entire ecosystem. अच्छे खासे लेवल्स पे भी मिल रहा है, तो मुझे लगता है अच्छा विकल्प हो सकता है Syngene। ओके सिंजीन में एक अपॉर्चुनिटी। कल स्टॉक थोड़ा सा दबाव में था, आज ऑफ कोर्स वो
ब्लॉक डील हुई और उसके बाद रिजिलियंट है, स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में ही है। सारे फटाफट से मैं आपके लिए स्टॉक रिकैप कर रही हूँ, फिर चलेंगे अगली खबर की तरफ। डिक्सन टेक सोनी पटनायक का ट्रेड 18,000 आई बेग योर पार्डन का कॉल लेने की सलाह। यहाँ पर 312 पर है, 440 500 तक के टारगेट्स रहेंगे इस पर्टिकुलर कॉल में अगर आप उतरते हैं। हुडको पर पॉजिटिव है रचना जी, एफनो सुपरस्टार है, 256 258 का टारगेट, 250 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगला ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते तो पिरामिड एंटरप्राइजेस 1300 के टारगेट के लिए तेजी, 1240 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा ये ट्रेड। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा मिड कैप फंडा सिंजीन, ये फिलहाल आपके लिए पिक किया है मयूरेश ने। ये चारों ट्रेड्स जो 4 का चौका में हमारे जानकारों ने आपके लिए किए हैं सिलेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोलर सेल्स के लिए सरकार जल्द ही एक नई लिस्ट जारी करने वाली है और इससे सोलर सेक्टर को कि एक मेगा पुश मिलने की आशंका जरूर जताई जा रही है। क्या डिटेल्स हैं, क्या बारीकियां हैं और किन स्टॉक्स के लिए दरअसल ये फेवरेबल साबित होगा, कंचन नौटियाल बताएंगी। बताइए कंचन। जी, कल मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है और उन्होंने बोला है कि जो सोलर सेल है उसके लिए अब एक नई ALMM लिस्ट जारी की जाएगी। ALMM लिस्ट की होती क्या है? ये होती है अप्रूव लिस्ट फॉर मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चर, जिनकी इस लिस्ट के अंदर जिन कंपनीज का नाम आता है वहीं से एक्चुअल में इंपोर्ट किया जाता है। अब पहले ये रूल क्या था? पहले ये रूल था कि जो सोलर मॉड्यूल है उसी के लिए ये लिस्ट जारी होती थी, लेकिन अब सोलर सेल के लिए भी ये लिस्ट जारी होगी और ये जो नियम है वो 1 जून 2026 से लागू हो जाएगा। अब इससे जो सोलर इंडस्ट्री है उसको अच्छा खासा एक पुश देखने को मिल सकता है। अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करी जाए तो 2026 तक सोलर सेल में हमें करीब करीब 80 गीगावाट तक का एक कैपेसिटी एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, जो कि करंटली 8 गीगावाट का है। एट द सेम टाइम अगर हम सोलर मॉड्यूल्स की बात करें तो ये भी 172 गीगावाट तक हो सकती है। और जो सोलर सेल होते हैं इसका जो यूज होता है वो फोटोवोल्टिक सेल को बनाने में किया जाता है। इससे जो ग्रीन एनर्जी का टारगेट है, एक्सपेंशन टारगेट है, वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। 2030 तक माना जा रहा है कि 500 गीगावाट एनर्जी का हमें एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ ईयर बाय ईयर हमें फिस्कल ईयर 28 तक हमें हर साल 50 गीगावाट एडिशनल कैपेसिटी ऐड होती हुई दिखाई दे सकती है। अब इससे फायदा क्या होगा? जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है उसको यहाँ से अच्छा खासा बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो पहले हम चीप इंपोर्ट्स देखते थे वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे। जो ALMM लिस्ट के अंदर कंपनीज आ रही है वहीं से सिर्फ जो है इंपोर्ट हो पाएगा और इससे जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वहां पे भी अच्छा खासा इजाफा आता हुआ दिखाई दे सकता है। कौन सी कंपनी के लिए ये जो खबर है वो फेवरेबल साबित हो सकती है वो भी बात कर लेते हैं, जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी, वारी एनर्जीज, बोरोसिल रिन्यूएबल, एट द सेम टाइम प्रीमियर एनर्जी और JSW एनर्जी के लिए कहीं ना कहीं ये खबर अच्छी साबित हो सकती है। ये सारे स्टॉक्स रेडार पर, इनफैक्ट बोरोसिल रिन्यूएबल आप स्क्रीन पर रखिएगा क्योंकि यहाँ पर जब वो एंटी डंपिंग ड्यूटी बाहर से जो माल आ रहा है उस पर लगाई गई थी, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी ज़रूर बनी थी। शुक्रिया कंचन इस अपडेट के लिए। चलिए हमारे साथ आशीष कयाल भी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय का ताज़ा ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। देखिए हर्षदा जी, जो ओवरऑल बाजार का रुझान है ऐसे में सीमित में समटा हुआ है। यहाँ पर कोई भी ट्रेंड इमर्ज नहीं हुआ, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग अभी भी इमर्ज होती हुई नजर आ रही है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पर है वो है नवीन फ्लोरिन। यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल बनती हुई नजर आई है। दिन में नीचे के स्तर पर खुला था लेकिन आज ऊपर के स्तर पर जाकर अभी शायद बंद होगा, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आने की कगार पर है, तो बाय करके चल सकते हैं नवीन फ्लोरिन में। यहाँ पर जो टारगेट निकल कर आता है ऊपर में करीबन 3,900 के टारगेट देखे जा सकते हैं और जो स्टॉप लॉस है नीचे में करीबन 3,500 का स्टॉप लगाकर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। और दूसरा एक और स्टॉक जो है वो है नैम इंडिया पे। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है स्टॉक में, वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त पिकअप हुए। स्टॉक फिलहाल 7% ऊपर ऑलरेडी है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कोई डिप मिलती है हमें यहाँ पर करीबन 780 के आसपास, तो वहां पर बाय करने की राय होगी नैम इंडिया को। और ऊपर में टारगेट 850 का रख सकते हैं और नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है 740 का। ओके, तो चलिए ये समय आशीष कयाल की तरफ से पिक दो पिक्स इनफैक्ट उनकी हो गई यहाँ पर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में थे और उनसे बात की हमने दो अलग अलग विषयों पर। उनकी एक वेल्थ क्रिएशन पर भी बात की जिसका एक हिस्सा हम आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन RBI गवर्नर का क्या इम्पैक्ट रहेगा और मार्केट में क्या बॉटम बना या नहीं अर्निंग्स के हिसाब से, इन पर बात की। पहले उससे रिलेटेड रामदेव जी का व्यू सुनाते हैं आपको और उसके बाद शो में कुछ देर बाद वो वेल्थ क्रिएशन स्टडी की बात करेंगे, लेकिन पहले मार्केट से रिलेटेड चंक।
आरबीआई के नए गवर्नर अपॉइंट हुए, कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को, और क्या जो कंटिन्यूटी और वो सब रहेगा मार्केट में इस समय, उस पर क्या व्यू है आपका? देखिए, पहली बात तो ये जो आउटगोइंग गवर्नर ने जो काम किए 6 साल में, मतलब द काइंड ऑफ स्टेबिलिटी ही ब्रॉट, एब्सोल्युटली, एंड यू नो, सो ही रियली हैंडल्ड विथ अ लॉट ऑफ maturity. So I think he's leaving a fantastic legacy for the new governor. Now, new governor is coming from a brilliant background, of course, you know, into IAS and revenue secretary, and also I think he must be knowing the pain of slowing down of the tax collections and all. So I think he may. I'm a bullish guy, always optimist guy. I would expect that he will accelerate the credit flow in the system, and for that, what all needs to be done, that of course he understands, and that, see, in my mind, GDP growth means credit growth, and GDP growth means tax growth. See, everything is equal to. So if now, what are the tactics or how they will approach the bureaucracy and finance ministry and RBI and fiscal authorities, I don't know. That we'll see unfolding in next 5-10 days. बिल्कुल। एक और चीज़, मार्केट पर एक बड़ी करेक्शन आई, अर्निंग सीजन बहुत ख़राब था पिछला वाला। आप तो हमेशा कहते हैं कि आप जितने नंबर आपको देता है आप उसमें थोड़ा कट कर देते हैं ऑलरेडी, तो लेकिन क्या ये पेन खत्म होने के कुछ चांसेस हैं रामदेव सर, या फिर अभी थोड़ा सा और पेन रहेगा मार्केट में? मेरे ख्याल वी आर इन द फैग एंड ऑफ दिस थिंग, अर्निंग्स डाउनग्रेड्स, earnings disappointments, because it was truly because of this first quarter's problem of election and then the drought and then intense बारिश, सब एक साथ हो गया, और इलेक्शन होगा तो people were all busy. It was one of the most intense election, you know. खर्चा ही नहीं हो रहा था। हाँ, so वो भी क्या क्या इलेक्शन के सब वो चक्कर होते हैं. So now I think now they'll start warming up the machine. So मेरे को लगता नहीं Q3 will be anything worthwhile. Okay. I think in Q4 there will be a bumper this thing, but the real spillover and action will be first half of next year. So Q4 and first half of next year, I would be very hopeful that economy will roar back into the led by. See, if you see the हमारे report में भी लिखा हुआ है, if you see the actually earnings trajectory change from 2020, it was about 450 rupees, 457 to be exact, Nifty earnings in 2020. And it was lingering at about 7-8% for last 5-6 years. Then in post-COVID, it shot up at the rate of 18%. And in next 4 years, it doubled to 1,000 rupees. That was in last year. 24 was 1,000 rupees. Now they were expecting same 15% growth, which got tripped this year. मेरे ख्याल से there is a fundamental shift in the structure of the economy. And that's why there is a complete change in the type of companies which are showing the growth. मेरे ख्याल से pre-COVID we are very very consumption dominated. Post-COVID it became capex dominated, more particularly government capex dominated. So the type of companies which did very well till 20, like Nestle, Lever, Asian Paints, Marico, I think those companies are struggling right now. ओके, अच्छा एक बार अब जरा निफ्टी का एक बार चार्ट लेकर आइए इंट्राडे का, और इस चार्ट में आज एक कहानी छुपी है। अब देखिए फिर लोअर लेवल से रिकवरी आई, आज का लो 24,510 और आज का हाई 24,677। जो आज सुबह हम बात कर रहे थे ना कि 24,700 के जितना करीब आप बेचेंगे और 24,500 के जितना करीब आप खरीदेंगे, अगर आप वो ट्रेड ले सकते हैं तो ठीक है, लेकिन मार्केट का वर्डिक्ट बहुत क्लियर है, अभी के लिए मार्केट रेंज में है और लोअर लेवल से अगेन 50-55 पॉइंट की रिकवरी आपको मिल गई है। इतना ही मिलेगा मार्केट में इस समय आपको दोनों साइड में। हाँ, आज डाउन साइड पर थोड़ा ज़्यादा मिल गया, लेकिन अप साइड पर थोड़ा कम, लेकिन ये चलता रहेगा। बैंक निफ्टी लेकिन काफ़ी स्ट्रांग है, वापस एक बार काफ़ी मतलब रिलेटिवली बैंक निफ्टी फिर ग्रीन में आया एक बार के लिए, और अब 53,523 पर हम एक बार बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं ज़रा कहाँ से ये मूव्स आने शुरू हुए हैं बैंक निफ्टी में। सबसे ऊपर ICICI बैंक है, तो एक बार ICICI बैंक का इंट्राडे देखते हैं। SBI में बहुत शानदार स्ट्रेंथ है, SBI हमने इनफैक्ट दोनों इंट्राडे देखते हैं, एक बार ये ICICI बैंक और SBI एक बार वापस लेकर आइए। मैंने गावा सर के साथ ये ट्रेड डिस्कस की थी, गावा सर देखिए क्या शानदार मूव आया, उसके बाद अब डे हाई पर आ गया 868 पर, ऑल टाइम हाई इसका 904 का है या 912 का है आई थिंक। वो क्या इस स्विंग में टेस्ट होगा क्या? पॉसिबल है इसमें, क्योंकि इसमें वीकनेस नहीं है, रेसिस्टेंस नहीं है SBI में।
आप एक ट्रेड करें 868 का, नियर टर्म टारगेट 880 है, फिर 900 कितना दूर है? एक बार 900 चला जाएगा फिर 1000 का दरवाजा खुल जाता है। मेरे ख्याल से इसमें जो कंसोलिडेशन हो रहा है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम करीब 6 महीने से इस जोन पर, वो बहुत ही बढ़िया है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, 1000 पॉसिबल है इस स्विंग बिल्कुल, नेक्स्ट, लेकिन आई थिंक इट्स अप। 12 वो एक्चुअली वो जो इलेक्शन डे का हाई था उस पर कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं हुई थी। प्रैक्टिकली आई थिंक मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई पर होगा इसका। अगर आप थोड़ा सा लंबा चार्ट ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्लोज टू क्लोज बेसिस पर अगर आपको दिखाई देगा तो आई थिंक उस दिन जिस दिन 912 था उस दिन वो देखिए वो स्पाइक जो आई थी वो थी, लेकिन उस दिन वहाँ पर क्लोज नहीं हुआ था। तो प्रैक्टिकली हम अब पहुँच रहे हैं करीब करीब ऑल टाइम हाई पर इस समय SBI के स्टॉक में। तो ये एक अच्छा मूव इस समय स्टॉक में आता हुआ। और उसके अलावा क्या अच्छा कर रहा है इस समय हर्षिता, बजाज फाइनेंस। आई थिंक उसने उस गाइडेंस को थोड़ा पॉजिटिव ले लिया, वहाँ पर भी अच्छे मूव्स आ रहे हैं इस समय। तो अब मोमेंटम आता हुआ, क्योंकि तब वैसे कोशिश कर रहा था कि आधा 1% के बीचों बीच रहे। आई थिंक इस पर हमने सुबह में बात की थी, लेकिन सोनी एक फॉलो ऑन मिल रहा है क्या इस ट्रेड में इस लेवल, इन लेवल्स पर? ये हर्षिता जी आज इनफैक्ट टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपने 10, 20 और सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो कहीं ना कहीं टूवर्ड्स पोजिशनली अगर हम देखेंगे तो 1740, 1760 लेवल्स को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे तैयार है। सॉरी, बजाज फाइनेंस में 7000 प्लस लेवल्स यहाँ पे अगर निकाल पाता है तो टूवर्ड्स 7200 लेवल्स भी जा सकता है। सो पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं, बट अक्यूमुलेशन जोन 6900 से 6850 के बीच में अगर मिलता है तो वहां पे अक्यूमुलेट करना थोड़ा सा बेटर रहेगा। 6800 का यहाँ पे सपोर्ट है, जब तक वो होल्ड करता है टुवर्ड्स 7200 प्लस लेवल्स एक बार टेस्ट कर सकता है। बिल्कुल। मीनवाइल वो RBL बैंक जो हमने स्पॉट किया था अब एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर इस समय डे के 175.35। इसमें करीब करीब 11 लाख शेयर्स कम हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में। ध्यान रखिए ये बैन में है तो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ी सी कवरिंग हो रही है, लेकिन ये एक अच्छा मूव यहाँ पर। और इंट्राडे के मूव्स देखते हैं एक बार। KPIT टेक लेकर आइए। KPIT टेक यहाँ पर भी आपको अच्छा मूव दिखाई देगा। और ये भी स्टॉक इस समय डे हाई पर आया है। इस पर कोई व्यू है क्या मयूरेश आपका KPIT टेक पर? शानदार प्रदर्शन दिया है अनुज जी स्टॉक ने, और ऑब्वियसली आई थिंक विद इन द R&D स्पेस वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है पिछले 2 वर्षों 3 वर्षों से। जो ऑर्डर एक्रीशंस इनको मिली है, जो नए क्लाइंट एडिशंस इनको मिले हैं, और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है, दे साउंड वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग सुपीरियर टॉप लाइन ग्रोथ। जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रही है हैज बीन फार बेटर एंड कंसिस्टेंट देन व्हाट द स्ट्रीट प्रॉब्ली बिलीव्स। सिमिलरली आई थिंक अगर आप टॉप डाउन देखें तो जो EBIT मार्जिन का परफॉर्मेंस रहा है ये रिलेटिवली बेटर रहा है। और जैसे इनके क्लाइंट एडिशंस हैं, जैसे इनकी ऑर्डर बुक पोजीशनड है, और जैसे कंटेंट पर व्हीकल पे एडिशंस होती जाएगी एवरी पासिंग क्वार्टर, और ये जो वैल्यू एडिशंस कर रहे हैं नॉट जस्ट फ्रॉम अ टेक पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम एनी R&D पर्सपेक्टिव एज वेल, व्हिच विल बी नीडेड इन ऑल व्हीकल्स गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रहने वाली है। अगेन आई थिंक वैल्यूएशंस डेफिनेटली महंगे हैं, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, बट जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री को देखते हुए ऐसे लगता है कि सेकंड हाफ भी इनके लिए ठीक ठाक रहना चाहिए। सेकेंड हाफ भी ठीक ठाक रहने के आसार। KPIT टेक जैसे काउंटर्स पर आप करें फोकस। एक दो और ट्रेड्स। अच्छा, बाय द वे हुडको 256 के जो लेवल्स थे जो रचना ने दिए थे वो अचीव हो चुके हैं वायदे बाजार के ट्रेड में। तो वो ट्रेड आज के आज ही अपने लेवल्स को छूता हुआ 255.39 कैश में है। फ्यूचर्स में आई थिंक वो प्राइस पॉइंट आ चुका है। वेरी क्विकली एक दो और ट्रेड्स, क्योंकि हम वैसे भी बात कर रहे थे इन IT काउंटर्स की। LTI माइंट्री देखिए, और LTI माइंट्री पर अमित प्लीज़ एक बार आप अपना व्यू दें, क्योंकि 6630 के लेवल्स 3% का इजाफा। मुझे इनफैक्ट इसका OI एडिशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है अगली सीरीज़ के लिए। इस सीरीज़ के लिए भी मोमेंटम है, करीब 4% तक की तेज़ी, तो खरीदारी तो हो रही है। काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। इनफैक्ट लास्ट वीक भी हमने यहाँ पे ये कहा था कि जिस तरह कोफोर्ज और परसिस्टेंट में हमने मूव देखा, अब नेक्स्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ पे कैचअप करेगा LTI माइंट्री, एंड इट इज मूविंग वेरी स्ट्रांगली। आज के सत्र में लगभग 3% का मूव आया है और वॉल्यूम्स काफी है। आई थिंक इट्स अ स्टार्ट ऑफ अनदर बिग मूव। यहाँ पे पोजिशनली हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6400 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 6800 से 7000 तक के पोजिशनली। यहाँ पे एक ये डिस्क्लेमर है कि 2 दिन पहले हमने ये ट्रेड शेयर किया था अपने क्लाइंट्स के साथ।
ओके चलिए फिर अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा, आखिरी का आधा घंटा कल की तैयारी करेंगे हम। और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वो रामदेव अग्रवाल के साथ जो मैंने कॉन्वर्सेशन की वेल्थ क्रिएशन स्टडी को लेकर, उस पर भी बातचीत होगी इस ब्रेक के बाद। मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिए। निफ्टी बैंक अब 100-140 पॉइंट ऊपर, मोमेंटम यहां पर जोर दिखा रहा है। मिड कैप में आ गया एक बड़ा स्विंग। मिड कैप इस कार्यक्रम की शुरुआत में नेगेटिव टेरिटरी में था, थोड़ा सा मायूस दिख रहा था, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता हुआ मिड कैप इंडेक्स में, और 24,600 की तरफ दरअसल तेजी से बढ़ रहा है आपका निफ्टी भी। एक दो ट्रेड्स पाए तो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस घंटे जो चाल थोड़ी सी सुधरने की कोशिश कर रही है, उसमें किसका योगदान है? कोटक महिंद्रा बैंक अपनी चाल थोड़ी सी बेहतर करता हुआ, लेकिन आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, स्टेट बैंक और HCL टेक के भरोसे यहाँ पर तेजी आई है। और ऐसा ही कंट्रीब्यूशन का प्लेट आपका निफ्टी बैंक का स्क्रीन पर आ जाएगा। HDFC बैंक नेली 0.5% का डिप दिखा रहा था, वहाँ से निचले लेवल से हमने देखी है कुछ रिकवरी, लेकिन ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आपका ICICI, स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और PNB जैसे ट्रेड साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ICICI लोम्बार्ड आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर प्रीमियम का डेटा आ रहा है। नीवा बुपा रिसेंट लिस्टिंग, नवंबर में प्रीमियम करीब करीब 15% बढ़ा है, और साथ ही ICICI लोम्बार्ड का प्रीमियम 3% घटा है, इसीलिए वो स्टॉक इस समय 13 रुपये नीचे, 0.5% की गिरावट यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। तो ये इनफैक्ट वो इंश्योरेंस वाला डेटा आपकी स्क्रीन पर। नियरली 69.44 के लेवल्स पर अब बजाज फाइनेंस आता हुआ FII। लेकिन हम बात कर रहे थे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रामदेव अग्रवाल से आज सुबह में। उनकी जो वेल्थ क्रिएशन रिपोर्ट 2024 आई है, इसके मुताबिक आने वाले दौर में ब्लू चिप कंपनियों का ही दबदबा कायम रहेगा। इस बार की रिपोर्ट में 107 ब्लू चिप कंपनियों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें आगे अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद है। उनसे जो आज सुबह में चर्चा अनुज ने एक्सक्लूसिवली की, उसका एक अंश अब आपके सामने। ब्लू चिप को हम डिफाइन कैसे करेंगे? क्या ये सिर्फ मार्केट कैप के हिसाब से डिसाइड होता है कि क्या ब्लू चिप है? और क्योंकि ये तो हाइंडसाइड में पता चलता है कि क्या ब्लू चिप था या क्या नहीं था। Blue chip has to be defined, and I think everybody can have a different definition. But for the study, I mean, with my experience and all, I said any company which has earned more than 20% for last 10 years. Okay. And of size, both. So that company will term it as blue chip because 20% आपने 10 साल कमाया, मतलब आपने कुछ गुदा है to stand in the market, and you are of the size. So we said we'll look at only top 250 companies. So that gives a sense of size, and 10%, 20% ROE. So that gives about 80, 90 companies. Then the guys, they said there are a lot of large companies, very large companies like Reliance and all, they're not 20% ROE because of a lot of investments they are going through. So then how do you exclude them from blue chips? So then we said, let's take all the Nifty 50 companies, irrespective of the ROE level. Okay. We'll take it as a blue chip, you know, because they have their own kind of stature to be this thing. So we'll take them as blue chips, and any company which has this is part of the rest of the 200 and more than 20% ROE for last 10 years. So we got 107 companies, and that's how we set the definition for blue chips. Now, what is a blue chip? Is the company in last 5 years, whatever high is, in now after the 5 years complete, it is fallen by more than 50%. 50%, okay. Till 50% it is correction. Okay, but below 50% it's bruised. Bruised. Now it is seriously bruised because somebody thought, I mean, in a market, if somebody thinks that if a stock is traded at $1,000, so somebody thought the value of the company is 1,000 rupees. Now it has fallen to 500 or below. It means that company is thoroughly bruised, and there must be some reason behind that. Okay. Either earnings disappointment or misallocation or competition or something must be there. So then we went about analyzing the sources of trouble and what could be the remedy for that. Okay. And how do you buy them? मेरा सवाल ये है कि कहाँ पर हम ये डिसाइड करें कि ये ब्रूज्ड है और कहाँ पर हम ये डिसाइड करें कि नहीं, तो स्टोरी खत्म हो गई है यहाँ पर। देखिए क्या है, ultimately investing is not only statistical. You have to at the time, see,
if something is bruised or hurt by 50-60%, it means it makes it interesting. Second, it is a blue chip. Yeah. In fact, I would rather prefer more than the size. I would go by 20% ROE. Okay. Okay, that's my preferred mode. So that makes me very comfortable because somebody has earned 20% for last 10 और वो years. X of Nifty भी हो सकता है उसका. हाँ, X of Nifty also. Any stock actually as a framework. Okay. That makes me very comfortable. ठीक है. So that stock, why it has fallen? I mean, what has happened? Is it internal to the company or is it external to the company? You know, so you have to figure out that and then finally take a judgment whether this company is going to survive in a given situation. Is it going to survive? And more importantly, is it going to prosper? So generally, the companies which are blue chips, they have very strong tendency to come back. Okay. You know, because it's like a Rishabh Pant getting hurt. अब ऋषभ पंत मतलब उसको एक्सीडेंट हो गया 2-3 साल के लिए बाहर है, लेकिन आया तो 100 ही मारा ना वो. बिल्कुल. पूरा कैप्टन बन गया है. तो वैसे ही स्टॉक्स ढूंढे जो ऋषभ पंत की तरह अपना परफॉर्मेंस और एक कमबैक दिखा सकते हैं. क्रक्स यही है. अच्छा, बायो विस्कर हम 24,600 के आसपास हैं, फिर उसके हल्के से नीचे सिर्फ 2 पॉइंट दूर. तो कोशिश मार्केट ने दोबारा की है अपनी चाल को बेहतर करने की. अनुज, मिड कैप जिसमें आज लग रहा था एक बहुत ही ठंडा सत्र होगा, लास्ट हाफ आवर में पिकअप और निफ्टी बैंक में भी एक पिकअप देखने को मिला है. थोड़ी सी बेहतर क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं. क्लोज बहुत शानदार है एक्चुअली और काफ़ी शानदार क्लोज. लेकिन हर्षदा एक चीज़ समझिए आप, जब हमने शो की शुरुआत की थी तो एक बात ने की थी कि चलिए देखिए वो 24,700 पे सेलिंग आ गई. अब इस मार्केट का टेस्ट है क्या 24,500 पे बाइंग आ रही है. वो टेस्ट मार्केट ने पास किया है. 100 पॉइंट की रैली दे दी आपको लोअर लेवल से. लेकिन एक चीज़ इस मार्केट ने क्लियर कर दी, ये मार्केट अब फिर डे ट्रेडर की मार्केट है. बीच में हम एक फेज़ आया था जिसमें लगातार भी था कैरी करिए. अब इस मार्केट में कैरी करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मार्केट आपको इंटरडे मौके दे रहा है. तो फिर ओवरनाइट का रिस्क क्यों कैरी करना? जब इंटरडे में मार्केट आपको इतने अच्छे मौके दे रहा है तो ओवरनाइट का रिस्क कैरी करने का कोई मतलब नहीं है. यहाँ पर घर मत लेके जाएँ पोजीशन, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें. मार्केट आपको दोनों साइड की ट्रेड्स दे रहा है, खासतौर से निफ्टी दोनों साइड की ट्रेड्स दे रहा है. बैंक निफ्टी में मेरा व्यू अभी भी ये है कि बैंक निफ्टी में अभी भी पोजिशनल लॉन्ग आपका अब तक स्क्वायर ऑफ नहीं होना चाहिए. अभी तक आप उसमें बने रहें बैंक निफ्टी में. और 53,000 तक की हर डिप को बाय करने की बात हुई थी. ये मुझे लग रहा है कि अपना ऑल टाइम हाई शायद इस सीरीज़ में पूरा करे बैंक निफ्टी. और एक चीज़ कर सकते हैं आप, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड आप ले सकते हैं, वहाँ पर पोजीशन कैरी की जा सकती है. और जैसे मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी अभी भी पोजिशनल लॉन्ग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इसको आप चाहें तो कैरी कर सकते हैं. निफ्टी बैंक की लाइन शायद बनी नहीं, लेकिन कोई नहीं. आप अगर जो मुझे सुन रहे हैं निफ्टी बैंक पर जब तक मार्केट 20 डेमा के ऊपर है तब तक पोजिशनल लॉन्ग है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है. निफ्टी बैंक में पोजीशन तेजी वाली कैरी कीजिए क्योंकि देखते ही देखते अब 180 पॉइंट हम ऊपर आ गए हैं. और कभी भी आप HDFC बैंक को पॉजिटिव टेरिटरी में आते देखेंगे. और जब स्टॉक ने ऊपर के लेवल्स देखना ठान ली है तो वो मोमेंटम क्लियरली बरकरार दिखेगा आपको स्क्रीन पर. नीचे फिसला था, लगा था आज ये थोड़ा सा फिसड्डी रहेगा, हल्का रहा है. 1877 के हाई के सामने 1870 के आसपास वो काउंटर अब देखने को मिल रहा है. चलिए BTST STBT क्या ट्रेड लेके जाना है, इस पर चर्चा शुरू करते हैं. सोनी जी बताइए क्या प्लान है. जी हर्षदा जी, यहाँ पे BTST BSC में रेकमेंड करना चाहती हूँ. मुझे लगता है कि इसका अपसाइड अभी भी इंटैक्ट है और काफी अच्छा एक ब्रीदर लिया है आज के डे में. दोबारा 5500 के लेवल्स के पास आ रहा है फ्यूचर्स में. 5350 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ले सकते हैं फ्यूचर्स में. टारगेट रहेगा 5800 का. 5800 के लिए टारगेट. तेजी की पोजीशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. गावा जी आपका ट्रेड. अच्छा गावा जी, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होगी इनकी लाइन में. अमित आपका ट्रेड. मैं DLF लेके जाना चाहता हूँ. यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी ऑर्डरली है और जिस हिसाब से स्टॉक होल्ड कर रहा है, आई थिंक इट्स रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव. 868 का प्राइस है, इसे बाय करें. स्टॉप लॉस रहेगा 858 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 885. ओके, मानस आपका ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए. तो देखिए चोला फाइनेंस में खरीदारी करके जाएंगे अनुज जी, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है. तो चोला फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे. 1338 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं. करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे. स्टॉप लॉस रहेंगे 1324 के और टारगेट रहेंगे 1365 1365 के. चोला फाइनेंस का फ्यूचर. चोला फाइनेंस का फ्यूचर लेकर चले, ये मानस का ट्रेड है. आशीष आपका ट्रेड क्या रहेगा.
देखिए यहाँ पर जो बाई साइड पे है वो है इंटेलेक्ट डिजाइन। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा खासा कैंडल बना है, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। तो इंटेलेक्ट डिजाइन पे बाई साइड का होगा। बीटीएसटी के लिए यहाँ पे टारगेट देखे जा सकते हैं 890 का, और स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 800 रुपए का। ओके चलिए, आई थिंक ट्रेड्स पूरी हुई कल के लिए। रचना जी की बाकी ट्रेड। रचना जी, आपकी ट्रेड कल के लिए? जी, मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगी दैट इज इन नौकरी के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। 8540 के करीब है ये, 8480 पे एसएल लगाएंगे और लॉन्ग करेंगे इसके फ्यूचर्स को फॉर अ टारगेट ऑफ 8650। मीनवाइल निफ्टी ग्रीन में आ गया हर्षिता, 24,620 पर इस समय, और बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रैली दिखा रहा है, 53,600 को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। और एक शानदार मूव जब से वो फिन निफ्टी और ये सब खत्म हुआ है ना, तब से थोड़ा सा एक चीज़ तो है, बैंक निफ्टी में लोग अब लॉजिकल स्टॉप लॉस लगा पा रहे हैं वीकली एक्सपायरी खत्म होने की वजह से। पोजिशनली अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आज भी आपको वो टेक्निकली स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, और 170 पॉइंट ऐड ही हो गए। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है इस समय। अगर आपको अगर ट्रेड कैरी करनी है, अगर लॉन्ग साइड में अगर करनी है, तो बैंक निफ्टी पर करिए या इंडिविजुअल स्टॉक्स पर करिए। निफ्टी में मुझे लग रहा है कि अभी भी आपको, क्योंकि जब तक वो 24,800 25,000 की लाइन क्रॉस नहीं होती तब तक शायद निफ्टी आपको मौके ना दे, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी आपको मौके दे रहा है। अगर आप चाहें तो पोजीशन कैरी कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स और बैंक निफ्टी यहाँ पर क्लियरली स्ट्रेंथ है। जी हाँ, निफ्टी बैंक में अच्छी खासी तेजी बनती हुई साफ देखने को मिल रही है। अच्छा, एक ट्रेड स्क्रीन पर आ रहा है आपका M&M का। M&M है तो वैसे सिर्फ 0.5% ऊपर, लेकिन 3064 के लेवल्स पर लौटता हुआ। इस पर राय क्या रहेगी सोनी, अगर आप एक बार देख सकें ट्रेड, क्योंकि ऑफ कोर्स अब देखना होगा कि आई डोंट नो कोर्ट में आज फैसला जाना था कि कल जाना था ना वो मामला। आई थिंक दे वर गोइंग टू कोर्ट येस्टरडे। क्या निकल कर आएगा वी रियली डोंट नो। लेकिन सोनी, चार्ट क्या कह रहा है, इशारा क्या कर रहा है, ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है 3000 के ऊपर? हर्षिता जी, यहाँ पे 3000 लेवल को होल्ड कर रहा है, और जिस तरीके से अभी लास्ट कुछ घंटों में एक अच्छा रिकवरी यहाँ पे देखने को मिला है सपोर्ट्स को होल्ड करते हुए, मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 3120 इमीडिएट बेसिस पे एक बार टेस्ट कर सकता है। 3120 काफी क्रूशियल रहेगा, अगर उसको क्रॉस करता है तो फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 3200 भी नजर आ सकता है। सो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका 3020 फ्यूचर्स के अनुसार रखना चाहिए। उसको ब्रेक करता है तो एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए, और नेक्स्ट लेवल इसका 3120 के ऊपर फ्रेश अपसाइड आपको अगेन दिखेगा टुवर्ड्स 3200। एक्चुअली कहते हैं ना कि अगर आप ज़ीब्रा का नाम टाइगर रख देंगे तो रहेगा तो वो ज़ीब्रा ही ना। तो वो चाहे वो B6 हो चाहे B6 ही हो, वो रहेगी तो वही गाड़ी। और अगर वो सिर्फ नाम से फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्रैंकली, नाम कुछ भी हो, वो महिंद्रा की गाड़ी है बेसिकली एक्चुअली, तो वो उससे फ़र्क पड़ेगा। मतलब वो स्कॉर्पियो, XUV, TUV, कितने अलग अलग ब्रांड निकाले महिंद्रा ने, आई डोंट थिंक उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। गाड़ी इवेंचुअली गाड़ी इंटरेस्ट जनरेट कर रही है। मेन चीज़ ये, जब वो थार लेकर आए थे, अब थार ठीक है आइकॉनिक ब्रांड बन गया, वो आप ब्रांड कोई भी ले आए वो आइकॉनिक बन जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन कि गाड़ी अच्छी है नहीं है, गाड़ी अच्छी है नहीं और प्राइसिंग ठीक है। एग्जैक्टली Hyundai ने जब सेंट्रो ब्रांड लॉन्च किया था तो उसमें सेंट्रो क्या था किसी को नहीं पता, लेकिन सेंट्रो आइकॉनिक बन गया। तो ये ठीक है, अभी आई थिंक मार्केट उसी को प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। आज इसकी भी बात हुई थी वैसे वेल्थ क्रिएशन वाली स्टडी में, महिंद्रा की भी, जो एक ब्रूज मिड कैप था, 400 रुपये तक आ गया था स्टॉक, गिर के 1000 रुपये से, और फिर 400 रुपये से 3000 रुपये तक कम गया। हाँ, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्लियरली मार्केट आपको देता है। एक दो और अपॉर्चुनिटी जो सुबह से हम राइड कर रहे हैं, अब सवाल है कि इसमें वो पोजीशन कैरी करनी है या फिर अब काट के जाए। मानस, नायका के साथ प्लान क्या है आपका? वैसे इस कार्यक्रम की शुरुआत में बाई साइड का ट्रेड था, या आज सुबह में हमने स्पॉट किया था और अच्छे रिटर्न्स बने हैं। आप देखिए करीब ये काउंटर 3-3.5% की कमाई आज ही करके गया है। तो देखिए कैरी करेंगे, क्योंकि अगर आप RSI भी देखेंगे तो वहां पे पॉजिटिव डाइवर्जन दिखेंगे। बॉटम बना है 165 रुपए के आसपास, क्लोजिंग बढ़े हैं क्योंकि 22 मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग आई थिंक देखने को मिल सकती है। करीब 10 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है, तो 169 के स्टॉप लॉस से कैरी करना चाहिए नायका को। ओके, चलिए बैन का अपडेट बताते हैं आपको। बैन में जो स्टॉक्स जा सकते हैं उनमें मेट्रोपोलिस 105% पोजीशन, और हिंदुस्तान कॉपर जहां पर करीब 94% पोजीशन हो चुकी हैं। तो ये दो स्टॉक्स बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अमित सेठ, एक बार मेट्रोपोलिस का चार्ट देखिए। आज हमने मैनेजमेंट से बात की यहाँ पर, कोई व्यू स्टॉक पर?
जी अनुज जी, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है यहाँ पे। देखिए जिस हिसाब से आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हुए हैं और जिस हिसाब से स्टॉक ने एक अपना रेजिस्टेंस टेकआउट किया 2200 रुपए का, एक नेक लाइन वहां पे क्रॉस की है, तो मुझे लगता है यहाँ पे 2260 से लेके 2280 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे 2190 पर। ओके चलिए, अब डीलिंग रूम्स में क्या फीडबैक मिल रहा है वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद मार्केट बेट पर आएंगे। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज जी। और दो स्टॉक्स जो आज फोकस में हैं उनमें सबसे पहले है मदरसन संवर्धना। यहाँ रिपीटेड कॉल्स आ रहे हैं, डीलर्स BTST की सलाह दे रहे हैं और पिछले 15-20 मिनट का प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी तगड़ा है। डीलर्स के हिसाब से यहाँ BTST का ट्रेड लेना चाहिए। 172 से लेकर 175 के टारगेट्स इस काउंटर पे डीलिंग रूम्स रख रहे हैं FI की बाइंग के चलते। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ भी आपको काफ़ी सारे PMS फंड्स खरीदारी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। डीलर्स के हिसाब से 4700 के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ से 40-50 रुपए की अपसाइड के लिए डीलर्स ट्रेड अपने क्लाइंट्स को दिला रहे हैं। ये इस समय डीलिंग रूम में फीडबैक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेंथ है एक्चुअली जब से महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट आए तब से, और संवर्धन मदरसन यहाँ पर भी एक पॉजिटिव राय। चलिए क्विकली मार्केट ब्रेथ देख लेते हैं एक बार और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और मार्केट का पंचनामा की भी बात करेंगे। सबसे पहले आप लेकर आइए ओवरऑल मार्केट ब्रेथ आज किस तरीके से रही, क्योंकि वीरू नहीं है तो ये काम आज मैं कर रहा हूँ। बुलिश है मार्केट ब्रेथ। देखिए 98 स्टॉक्स में लॉन्ग है इस समय, 28 में शॉर्ट कवरिंग है। हालांकि बहुत छोटे डिफरेंस से ये बुलिश है। 83 शॉर्ट और 14 के करीब यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। लॉन्ग बिल्डअप कहाँ है सबसे ज़्यादा? चोला इन्वेस्टमेंट में 4.5%, GSPL में 4.5% के गेंस हैं, नायका में करीब 4.5% के गेंस हैं, नवीन फ्लोरीन और अतुल केमिकल्स में आज क्लियरली लॉन्ग बिल्डअप है। सुबह से हम देख रहे हैं ये सारे वो स्टॉक्स हैं जहाँ गेंस हैं और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई है? सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है RBL बैंक में, लेकिन अभी भी ये बैंड से बाहर नहीं आएगा, लेकिन 4% स्टॉक ऊपर है। मन्नापुरम करीब 3% ऊपर, दीपक नाइट्राइट 2% ऊपर, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 2% ऊपर और कैनफिन होम्स यहाँ पर भी 2% की रैली आपको देखने को मिली है। अब आइए स्टॉक्स जहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप है। सबसे ऊपर है LIC में करीब 4% की गिरावट, अदानी ग्रीन 3.5% नीचे, HFCL 3% नीचे, CESC 3% नीचे और कल्याण ज्वेलर्स में आज शॉर्ट बने करीब 2.5%। ये स्टॉक नीचे रहा। और लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले काउंटर्स में ओरेकल फाइनेंशियल, MCX, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्कॉर्ट्स कुबोटा और अपोलो टायर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको आज स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। मन्नापुरम को एक बार फिर रिविजिट करते हैं। गावसर आ गए क्या वापस? अच्छा गावसर नहीं आया, कोई नहीं। मानस आप देखिए एक बार जरा मन्नापुरम का चार्ट। ये स्टॉक बैन में है वैसे, लेकिन क्लियरली मोमेंटम में है। क्या कोई व्यू स्टॉक पर? तो देखिए मन्नापुरम में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। करीब 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। आई थिंक ये 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 180 है उसको ब्रेक करके 186 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 172 रुपए 172 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और श्रेया को भी जोड़ लेते हैं। शो के बाद सोशल मीडिया पर हम शुरू करेंगे हमारा खास शो मार्केट का पंचनामा। तो श्रेया गुड आफ्टरनून, बताइए क्या सवाल आए अब तक? गुड आफ्टरनून सर। जिस पर सवाल आ रहे हैं वो क्लियरली बजिंग स्टॉक्स है। आज के सत्र में लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। सोमेन रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी फिलहाल और उनका सवाल है LIC पर। इस पे तगड़ा डेंट पड़ा सर, अभी आपने उसका जिक्र भी किया, 4% से ज़्यादा गिर चुका है। खबर ये आई थी कि प्रीमियम में डिक्लाइन हुआ है 27% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसका असर इस स्टॉक पर क्लियरली देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए अभी जिनके पास है ये? हाँ श्रेया, देखिए डेटा ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है और स्टॉक में थोड़ी सी रैली भी हो चुकी है लोअर लेवल से। इस वजह से कुछ बज़ ये भी आ रहा है इसमें आगे जाके फॉलो ऑन पब्लिक इशू भी आएगा, क्योंकि वो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म मीट करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि LIC में एक जो रैली बनी थी वो पंक्चर हो चुकी है, तो अभी कुछ टाइम के लिए आप यहाँ से दूर रहें। आपके पास और अच्छे शेयर्स हैं। आई थिंक प्राइवेट कंपनियों में अच्छा मोमेंटम है इस समय, मैक्स में अच्छा मोमेंटम है, SBI लाइफ में या फिर HDFC लाइफ, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर शायद ज़्यादा आपको अच्छे मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। और वैसे भी देखिए जब आप इतनी बड़ी कंपनी होते हैं, जब इतना बड़ा मार्केट शेयर होता है तो उसमें और ज़्यादा गेन करने का स्कोप नहीं होता, लूज़ करने का स्कोप ज़्यादा होता है। तो अगर आपको इंश्योरेंस में रहना है तो मेरे ख्याल से LIC से बेहतर
अभी के लिए आपके पास दूसरे ऑप्शन है। LIC अगर और थोड़ा सा गिरे तो शायद एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाय होगा, लेकिन अगर आपका व्यू थोड़ा सा मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म का है तो मेरे ख्याल से LIC से निकलना ही मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। ठीक है, निकलने की सलाह। सर एक और सवाल लेते हैं, फिर बाकी के सवाल मार्केट के पंचनामा लेंगे। विप्रो पे सवाल आ रहा है हमारे एक व्यूअर का। विप्रो सर लगातार ये स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है और आज भी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर है, 2.5% से ज़्यादा चढ़ चुका है। ये स्टॉक क्या कहा जा सकता है, ये कंसोलिडेशन फेज से निकल चुका है और जिनके पोर्टफोलियो में वो क्या कर रहे हैं अब? देखिए, विप्रो के साथ एक एडवांटेज जो है श्रेया, वो ये है कि विप्रो लार्ज कैप IT में सबसे सस्ता स्टॉक है, तो इसके लिए विप्रो में हमेशा लोअर लेवल पर बाइंग आती है। विप्रो के साथ इशू क्या है, अगर आप विप्रो का 6 महीने का चार्ट देखेंगे, ये 1 महीने में करीब 7-7.5% भागा है। विप्रो की अर्निंग्स काफ़ी पैची रहती हैं। विप्रो कभी ऐसा नहीं है कि 3-4 बैक टू बैक अच्छे क्वार्टर लेकर आ गया अर्निंग्स के, उसकी ज़रूरत है, लेकिन इस समय मोमेंटम है IT स्टॉक्स में और विप्रो उसमें शामिल है, तो विप्रो में मुझे लग रहा है कि इस समय मोमेंटम है। चलिए बाकी के जो सवाल हैं, जैसा श्रेया ने कहा, वो हम 3:35 पर जब मार्केट का पंचनामा में जुड़ेंगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और X पर, हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर CNBC आवाज़ के, तब डिस्कस करेंगे। लेकिन अब एक बार ज़रा कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स को और मार्क कर लेते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क में अच्छा मूव आ रहा है इस समय। जुबिलेंट फूडवर्क डे हाई पर आया करीब 704 इस समय जुबिलेंट फूडवर्क। रचना जी, कोई व्यू है क्या इस पर, जुबिलेंट फूडवर्क पर? जुबिलेंट फूडवर्क की जहां तक बात है, यहाँ के मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और ये काउंटर 700 को क्रॉस करके अभी 710 और 15 की तरफ जाने के लिए रेडी है। ये व्यू तब तक पॉजिटिव बना रहेगा जब तक ये 695 के ऊपर फ्यूचर्स में बना रहेगा। अच्छा, एक और स्टॉक लेकर आई जरा, PB फिनटेक। सुबह मैं सरप्राइज था क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो इंश्योरेंस का डेटा था उसके हिसाब से PB फिनटेक सबसे बेस्ट पोजीशन था, लेकिन सुबह ये स्टॉक काफ़ी वीक खुला और मैं सुबह हैरान था कि ऐसा क्यों हुआ इसमें। लेकिन देखिए, इंट्राडे में क्या रिकवरी आई और अब डे हाई पर जाकर बंद हो रहा है। इनफैक्ट डे लो से करीब 6-6.5% के करीब की रिकवरी PB फिनटेक में इस समय आपको दिखाई देगी। मयूरेश, कोई व्यू स्टॉक पर? नहीं, आई थिंक अच्छा खासा चल चुका है अनुज जी, तो मेरे हिसाब से आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ द मूव इज नाउ गेटिंग पेंसिल्ड इन। ऑब्वियसली आई थिंक ये जो प्रोडक्ट इनोवेशंस ला रहे हैं और आई थिंक जो एक अच्छी खासी इनको बढ़त मिले बिकॉज ऑफ देयर प्लेटफॉर्म, क्योंकि कॉस्ट शायद कंट्रोल में रहते हैं एंड लार्जली आई थिंक अक्रीशन ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफिकली फ्रॉम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दैट कैन कम थ्रू, आई थिंक एक डिवर्सिफाइड स्ट्रीम हो जाती है जिसकी वजह से आई थिंक मार्जिन्स पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ सकता है। बट आई थिंक द स्टॉक हैज मूव्ड अ लिटिल बिट टू मच फॉर कंफर्ट, तो आई थिंक करेक्शंस की राह देखनी चाहिए अगर आपको वापस इस पर करेक्शंस की राह देखिए, उसके बाद इसमें भले ही आप चाहें तो एंटर करें। मानस, टेक्निकली कैसा लग रहा है PB फिनटेक? अब ये भी न्यू F&O इंक्लूजन्स में से एक। तो देखिए, चार्ट तो काफी बेहतरीन है, हाई टॉप साइड बटन लगातार बन रहे हैं और जो पिछला हाई 2000 के आसपास का था उसको पिछले हफ्ते ही स्टॉक ने ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से अभी भी पोटेंशियल है स्टॉक को 2310-2350 की रेंज में आने के लिए, बट फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी क्योंकि करीब 10-12 दिन से हम ये रैली देख रहे हैं। करेक्शन देखने को मिले तो खरीदारी करें, उस केस में आपको जो स्टॉप लॉस है वो 2050 के नीचे लगाना है, लेकिन टारगेट 2310 से 2350 तक के PB फिनटेक के हो सकते हैं। बिल्कुल, PB फिनटेक में अच्छा मूव है, पेज इंडस्ट्रीज़ में अच्छा मूव आ रहा है, PI इंडस्ट्रीज़ में अच्छा मूव आ रहा है, तो कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जहां अच्छे मूव्स हैं। अच्छा, एक और स्टॉक देखते हैं जहां आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा मार्केट ने सेंसिबल रिएक्शन दिया। मैरिको लेकर आइए आप जरा। कल गोदरेज कंज्यूमर के उस अपडेट के बाद पूरे के पूरे FMCG स्पेस में एक बड़ा क्रैक आपको देखने को मिला था, लेकिन आज एटलीस्ट मैरिको में थोड़ी सी रिकवरी है, करीब 1% इस समय आपको मैरिको ऊपर दिखाई देगा। सोनी जी, एक बार मैरिको का चार्ट देखिए, क्या जो कल की गिरावट थी ये खत्म होने के साइन दिखा रहा है? आज की रैली का क्या साइन होगा? अनुज जी, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे नजर आ रहा है, 600 लेवल से बाउंस कर रहा है, बट एक मेजर हर्डल है, 200 EMA का हर्डल यहाँ पे आ रहा है 620-621 के लेवल को। अगर वो कल क्रॉस कर पाता है और कहीं अगर गैप अप के थ्रू क्रॉस कर पाता है, सो स्ट्रेंथ पकड़ सकता है टुवर्ड्स 650 लेवल्स। मुझे लगता है कि यहाँ होल्ड कर सकते हैं। आज पहला साइन है रिवर्सल का, 600 स्टॉप लॉस सपोर्ट काफी स्ट्रांग है, उसी सपोर्ट के साथ यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। 620 के ऊपर आपको फ्रेश अपसाइड टुवर्ड्स 650 एक बार नजर आएगा। ओके, चलिए एक दो स्टॉक्स और देखते हैं। मन्नापुरम की तो हमने बात की, मुथूट भी पूरे दिन स्ट्रांग रहा। आज का हमारा स्पॉटलाइट ये भी करीब 2% ऊपर रहा पूरे दिन। यहाँ पर अच्छे मूव्स इस समय आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन खैर आखिरी के 1 घंटे का स्टॉक रहा क्लियरली RBL बैंक का करीब 4.5% गेंस के साथ फाइनली
ये स्टॉक बंद हो रहा है। अच्छा, इसका एक काम करते हैं, इसका कोशिश करते हैं एक 52 वीक हाई और लो निकालने की इस स्टॉक की। 52 वीक हाई इसका 300 रुपये था करीब करीब, एक्चुअली एग्जैक्ट 300 रुपये था जो इसने लगाया था जनवरी 2024 में, और 52 वीक लो इसने इसी महीने लगाया था। इसी महीने इसका 52 वीक लो था 147, तो वहाँ से एक रैली शुरू हुई। और नॉर्मली अगर ये रैली 147 से स्टार्ट हुई है और 52 वीक हाई 300 का है, तो उसमें आप अगर एक सिंपल टेक्निकल ऐड करेंगे तो करीब करीब 200 से 225 की शायद यहाँ पर एक स्पेस बन रही है। लेकिन ये एक स्टॉक जो क्लियरली आखिरी के कुछ मिनटों में सबसे शानदार मोमेंटम कैरी करके जा रहा है। अगेन बैन में रहेगा ये स्टॉक अभी भी, तो इस वजह से इस पर कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे हम, लेकिन ट्रेड पिक करने की कोशिश करते हैं फेडरल बैंक पर। अच्छा, फेडरल बैंक हमारे पैनल ने कई बार पिक किया है। अमित जी, एक बार फेडरल बैंक देखिए, ये स्लोली मूव करने वाला स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सीधा 5% 6% चल गया, 50 पैसे 1 रुपये 2 रुपये इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं इसमें, लेकिन ये 180-85 से मूव आना शुरू हुआ था। अभी हम शायद 52 वीक हाई के काफ़ी करीब हैं, 215 पर। क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर? अनुज जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्लोली एंड स्टडीली मूव करने वाला काउंटर। इनफैक्ट ऐसा काउंटर में ट्रेड करना इजी हो जाता है बिकॉज वॉलेटिलिटी कम होती है जब भी मार्केट ऊपर नीचे करे। रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है, हायर हाई हाई लोज बन रहे हैं, तो काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। और आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं कि ट्रेंड एमा से वापस राइज कर रहा है। नियर टर्म के इसके टारगेट 220 और दूसरा टारगेट 225 का है। स्टॉप लॉस हम 211 रुपए का रखेंगे। शायद फेडरल बैंक पे कोई सवाल नहीं आया आज, रोज तो फेडरल बैंक पे काफ़ी सवाल आते हैं। जी बिल्कुल आते तो हैं, लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है जब हम शो की शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा सवाल फेडरल बैंक पे आ सकते हैं। बिल्कुल, खैर फेडरल बैंक का हमारे चर्चा में कई बार आता है। एनीवे, एक पॉकेट की बात करते हैं जहां आज सबसे ज़्यादा गेंस रहे। केमिकल्स, नवीन फ्लोरीन, दीपक नाइट्राइट, अतुल लिमिटेड, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज मोमेंटम अच्छा था। पीआई इंडस्ट्रीज टुवर्ड्स द एंड, यहाँ पर अच्छे मूव्स आए। मयूरेश, आखिरी सवाल आपसे, केमिकल्स में अगर कोई स्टॉक आपको पसंद है तो कौन सा होगा? तो डिक्लाइंस पे एमी ऑर्गेनिक्स स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस रहा है एज फार एज नंबर्स डिलीवरी इज कंसर्न्ड। जो एक अप्रोप्रिएट मिक्स हम देखते हैं विद इन एग्रोकेमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, ये कंपनी के पास है। ऑब्वियसली आई थिंक जो नीश स्पेशलिटी केमिकल्स में ये आ रहे हैं, बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लेके, और जो पोटेंशियल है प्रोबेबली एज दे विल कम ऑन डेवलपिंग दिस इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स इन ईयर्स, आई थिंक काफी अच्छी रनअवे ग्रोथ है एज फार एज अर्निंग्स आर कंसर्न्ड। तो मुझे लगता है कि एमी ऑर्गेनिक्स अगर डिक्लाइंस पे मिलता है तो बहुत स्वीट स्पॉट। चलिए अब एक काम करते हैं, अब वॉल पर चलेंगे और इस क्लोजिंग को देखेंगे। क्लोजिंग अच्छी रही मार्केट के लिए, हालांकि प्रोविजनल क्लोजिंग है ये 6 पॉइंट ग्रीन में, फाइनल क्लोजिंग शायद हल्के से रेड में हो शायद। बैंक निफ्टी पर लेकिन बहुत शानदार क्लोजिंग होगी ये। बैंक निफ्टी पर 53,550 के ऊपर फाइनल क्लोजिंग आने के चांसेस हैं। 53,600 पर प्रोविजनल क्लोज हुई, करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर। और मिड कैप देखिए एक बार आप, मिड कैप में इंटरडे में जो डिक्लाइन थी उसमें रिकवरी आई और ये एकदम हाइस पर जाकर बंद हो रहा है। निफ्टी करीब करीब 8 पॉइंट ग्रीन में, बैंक निफ्टी 197 पॉइंट ग्रीन में। आईटी में शानदार मोमेंटम था, 400 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप जैसे हमने कहा कि 1/4% गेंस। निफ्टी स्मॉल कैप, इसके ये मेरे ख्याल से इसके करियर का ऑल टाइम क्लोजिंग हाई होगा। इंटरडे हाई 19,640 था, क्लोजिंग लेवल पर शायद ये ऑल टाइम हाई होगा। एडवांस डिक्लाइन बिल्कुल बराबर था, 1214 बढ़ने वाले शेयर, 1220 करीब गिरने वाले शेयर। तो कुल मिलाकर ये रही आपके लिए मार्केट ब्रेथ। अब सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं और उसके बाद निफ्टी की ट्रेड्स पर आएंगे। सेक्टोरल हीट मैप में आप देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर था आज रियल एस्टेट, करीब करीब 1.5% ऊपर था ये सेक्टर। सेकंड नंबर पर आईटी, ये भी करीब करीब, और ये स्क्रीन पर तेज़ी प्ले हुई, सुबह एक बार के लिए रेड में था लेकिन 400 पॉइंट ऊपर, ऑल टाइम हाई पर पहली बार 45,000 के ऊपर निफ्टी आईटी बंद हुआ। पीएसयू बैंकों में अच्छी बाइंग थी और उसके अलावा फाइनेंशियल्स और बैंक निफ्टी यहाँ पर भी ठीक ठाक बाइंग थी। मेटल्स जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी रैली नहीं आई लेकिन 0.2% ऊपर, और एफएमसीजी में आज थोड़ी सी रिकवरी थी। नीचे क्या था आज, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ऑयल एंड गैस 1/3% नीचे, कैपिटल गुड्स 1/3% नीचे, और निफ्टी का जो पीएसयू का इंडेक्स है वो करीब करीब 0.3% नीचे था। फार्मा हल्का सा फ्लैट था। निफ्टी के हीट मैप पर आते हैं अब और देखते हैं कि किस तरीके के मूव्स रहे। निफ्टी एकदम फ्लैट बंद हो रहा है। सबसे ऊपर श्रीराम फाइनेंस, शानदार मोमेंटम है यहाँ पर पिछले कुछ हफ्तों से, 2.5% आज भी ऊपर। बजाज फिनसर्व में रैली थी, विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस,
ICICI बैंक और कोटक से अच्छा सपोर्ट मिला, ITC ने अच्छा सपोर्ट दिया मार्केट को आज, टाटा स्टील ग्रीन में रहा और टाटा मोटर्स यहाँ पर भी आज ग्रीन देखने को मिला। लेकिन नीचे क्या था, डॉक्टर रेड्डीज 1.5% नीचे, भारतीय एयरटेल, भारतीय काफ़ी दिनों से वीक हो रहा है 1579 पर। ध्यान रखिए 1800 तक की रैली के बाद इस स्टॉक में करेक्शन आई है। ट्रेंड में लगातार गिरावट है पिछले कई दिनों से। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज भी गिरावट थी। रिलायंस नीचे आया आज, उसका थोड़ा इम्पैक्ट आया। उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो, मारुति, आयशर मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर इस समय आपको डिक्लाइन देखने को मिली। लेकिन एक ओवरऑल ये कहना होगा कि कंसिडरिंग 2 बजे जब हम जहाँ पर थे उसके हिसाब से मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आई टुवर्ड्स द एंड, और फाइनली क्लोजिंग जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, खासतौर से बैंक निफ्टी के लिए एक शानदार क्लोज। हमारे पूरे पैनल को आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह सुबह। लेकिन अभी के लिए आप हमारे साथ जुड़िए मार्केट का पंचनामा में इस ब्रेक के तुरंत बाद हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।